जीवन से कैसे, हमारे जीवन से लेकर जो है वो समस्त विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। और साथ ही साथ हमने एज अ डिसिप्लिन एक विषय के रूप में इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति को भी समझने का प्रयत्न किया। इसके अलावा कल की क्लास में हम क्या देख रहे थे, हमने देखा क्या कि हम किस चैप्टर कैसे कैसे जो है वो हम आगे बढ़ने वाले हैं, हम कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, किस क्रम में कवर करने वाले हैं। और इसी क्रम में हमने ये भी देखा था क्या कि आपकी तैयारी में सिलेबस की क्या भूमिका होती है। ठीक, और हम लोग बात करने जा रहे थे किस पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपकी यात्रा के दो गाइड, इन्हीं की बात कर रहे थे ना हम, दो गाइड। इस पूरी यात्रा में आपके जो दो प्रमुख पथ प्रदर्शक होंगे, उसमें एक तो हमने देख लिया था, वो क्या था, वो था सिलेबस। और दूसरे पथ प्रदर्शक की हमने बात करनी प्रारंभ की थी, वो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। हम लोग पीवाईक्यू पर बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, उसी समय तो कक्षा समाप्त हुई थी। चलिए बात को जरा समझिएगा। पीवाईक्यू, एक बात बताइए, सिलेबस के माध्यम से कमीशन ने आपको बता दिया कि डियर एस्पिरेंट्स प्रिपेयर दीज टॉपिक्स, वी आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दीज सेक्शंस ओनली। ठीक है, सिलेबस के माध्यम से आपको कमीशन ने क्या कहा, क्या कि छात्र या फिर अभ्यर्थी आप जो है वो ये प्रश्न तैयार कर लीजिए, ये टॉपिक तैयार कर लीजिए, हम इसी टॉपिक से प्रश्न पूछने जा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन एक बात बताइए, उन टॉपिक से क्या पूछा गया, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, सिलेबस से कितना डेविएट होकर क्वेश्चन पूछा गया, सिलेबस में कितनी गहराई में क्वेश्चन पूछा गया, इन सारी चीजों के बारे में आपको कहां पता चलेगा। इन सारी चीजों के बारे में तो पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ना। बात समझ में आ रहा, तो यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख रखा है तो आपको अंदाजा कैसे लगेगा कि वास्तव में प्रश्न कैसे आ रहे हैं। बात समझ में आया, जैसे मान के चलिए उसने सिलेबस में तो दे दिया क्या बोलते हैं मनी मार्केट, या मान के चलिए उसने सिलेबस में मेंशन कर दिया है क्या कि हमें पढ़ना है भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में, लेकिन राष्ट्रीय आय से प्रश्न किस तरह के पूछे जा रहे हैं, इन सब का पता तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही चलेगा। बात समझ में आ रहा, आपको नहीं लग रहा बिल्कुल वैसे ही है, जैसे मान के चलिए आपको इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट कर लिया गया है और आपको ये बोला गया है कि आप जो है वो टेस्ट सीरीज के लिए चयनित किए जा रहे हैं। ठीक ना, तो चलिए कोई नहीं, सिलेबस के माध्यम से आपको इतना तो पता चल गया क्या कि आपका टेस्ट सीरीज के लिए चयन हुआ है, लेकिन एक टेस्ट मैच को कैसे खेला जाता है, टेस्ट मैच में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, जहां पर ये टेस्ट सीरीज होने वाला है, यदि मान के चलिए ये टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ऑस्ट्रेलिया में गाबा में भी मैच होगा, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में भी मैच होगा, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में भी मैच होगा, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में भी मैच होगा। तो हर पिच, हर ग्राउंड, हर पिचेस का किस तरह से बिहेवियर होता है और उस बिहेवियर को कैसे टैकल किया जाता है, किस तरह से मैच को खेला जाता है, किस तरह से प्रोसीड किया जाता है, इन सारी चीजों का पता आपको कैसे चलेगा। इनका पता आपको तभी चलेगा जब आप देखिएगा क्या कि पहले आपके पहले जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने किस तरह से मैचेस खेले थे, वहां पर उन्होंने किस तरह से बैटिंग की थी, कब उन्होंने डिफेंड किया था, कब उन्होंने चार्ज इन किया था, ये सारी चीजें आपको तब पता चले। बात समझ में आ रहा, तो इसीलिए आपकी एग्जाम की तैयारी में पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले वर्षों के जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहां तक बात समझ में आया। यहां ध्यान दीजिए, आप लोगों को पता होगा ना, आप लोगों की तैयारी में सीसैट भी है ना दया जी, सीसैट भी है ना, सीसैट भी तैयार तो करना है। ठीक, चलिए तो आपका जरा सीसैट का ज्ञान मैं चेक करता हूं, बताइए इसके बाद क्या आएगा। ठीक, 2 और 4, 2 और 4 के बाद 6 आएगा, और भी कुछ आ सकता है, हाँ 2 4 8 भी आ सकता है, ठीक ना। चलिए, यानी कि यहाँ पर 6 भी आ सकता है, यहाँ पर 8 भी आ सकता है, एम्बिग्विटी है ना, 16 भी आ सकता है, स्पष्टता नहीं है, ठीक ना, स्पष्टता नहीं है। ठीक, अब जरा देखिए, 16 भी आ सकता है, बिल्कुल सही, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक ना। चलिए बताइए अब क्या आएगा अगला, 2 4 6, श्योर शॉट 8, और कुछ आने की संभावना नहीं ना, यानी कि 2 4 6 के बाद 8 ही आएगा। चलिए एक और सीरीज लेते हैं, इसके बाद क्या आएगा, खाली 2 है, 2 के बाद क्या आएगा, हाँ कुछ भी आ सकता है,
यानी कि पॉसिबिलिटीज अनंत है, 3, 5, 15, 50, 500, 1 लाख कुछ भी आ सकता है, ठीक ना, क्योंकि सीरीज यहीं से स्टार्ट हो रही है। अब जरा देखिए, जितनी छोटी श्रृंखला अस्पष्टता उतनी ज्यादा ना, थोड़ी सी श्रृंखला हमने बड़ी की तो देखिए अस्पष्टता कम हुई ना, वहां अनंत पॉसिबिलिटीज थी, यहाँ कम से कम 3 ही तो हुई। हमने श्रृंखला को और बड़ा किया तो स्पष्टता बढ़ती चली गई कि नहीं, बात समझ में आ रहा? अगर हमने श्रृंखला को बड़ा किया तो स्पष्टता ज्यादा बढ़ रही है कि नहीं? द सेम थिंग कैन बी अप्लाइड विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस सेम चीज को जो है वो अप्लाई किया जा सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ भी। क्या कि आप जितना लंबा ट्रेंड एनालिसिस करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको अनुमान मिल जाएगा क्या कि अगले परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आ रहा? मैं ये गारंटी नहीं बोल रहा हूं कि आप एग्जैक्ट बोल दीजिएगा क्या कि क्या प्रश्न आने वाला है, या एकदम आप भविष्यवक्ता बच जाइएगा, लेकिन एक बात बताइए, मोटा मोटी तो अंदाजा लगाया जा सकता है ना क्या कि अच्छा पिछले 3 साल या पिछले 5 साल में जो है वो इस डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है, इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है, तो आगे की संभावना तो लगाई जा सकती है ना कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आगे भी आएगा। बात समझ में आ रहा? तो यानी कि यहाँ बात क्या चल रही है, यहाँ बात चल रही है ट्रेंड एनालिसिस की, कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं तो इस चीज को बहुत हद तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है या अनुमान लगाया जा सकता है कि किन टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। आप देखिए सिलेबस में तो पूरा सिलेबस था, लेकिन इस पूरे सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से सेगमेंट है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसका पता कहां से चलेगा आपको? इसका पता तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही चलेगा ना। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं तब तक तो आपको अंदाजा ही नहीं लग रहा है कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। सिलेबस में तो आपको सिंपली बस टॉपिक दे रखा है ना, लेकिन उस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनते हैं, कितनी गहराई में घुसकर प्रश्न पूछते हैं, उस टॉपिक से कितना डेविएट होकर क्वेश्चन पूछते हैं, दो टॉपिक को कैसे इंटर रिलेट करके क्वेश्चन पूछते हैं, इन सब चीजों का पता आपको तभी चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा। बात समझ में आ रहा? यहां तक बातें समझ में आ रही? तो इसीलिए आपके इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक क्लियर है? देखना, तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी बनती है क्या कि हम सिलेबस सबसे पहले देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने जाने से पहले, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर में पीटी के भी क्वेश्चन देखेंगे और मेंस के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि जब हम पढ़ रहे हो तो हमें अंदाज हो मोटा मोटी कि अच्छा क्या कैसा प्रश्न आ रहा है, किस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है, इन चीजों के बारे में हमें पता हो। आगे की क्लासेस में जब हम बढ़ेंगे ना तो हम इन प्रश्नों को भी बहुत गौर से देखेंगे, क्या कि पीटी में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, हम इन चीजों की भी चर्चा करने वाले हैं। यहां तक बात समझ में आया? ठीक ना? तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक में आगे। ठीक, हम कल देख रहे थे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, यही देख रहे थे ना हमने, कल बात की थी। क्या बताया था अंतर अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में? क्या अंतर बताया था? तो इकोनॉमी है और अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र हो गया विषय, ठीक ना, ये विषय वस्तु, यानी कि अर्थव्यवस्था को पढ़ा जाता है जिस विषय के अंतर्गत, उसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र। ठीक ना? हमने बताया था कि अर्थशास्त्र जो है वो सैद्धांतिक पक्ष है और अर्थव्यवस्था जो है वो व्यवहारिक पक्ष है। That is why it is often said that economy in action is economics या economics in action is economy। क्या कहा जाता है कि अर्थशास्त्र के व्यवहारिक पक्ष को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी कि एक देश में कैसे शासन चल रहा है, अर्थव्यवस्था में जो है वो क्या क्या समस्याएं आ रही है, देश जो है वो महंगाई को कैसे नियंत्रित कर रहा है, देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इन सब चीजों को हम क्या कहेंगे? इन सब चीजों को हम कहेंगे अर्थव्यवस्था। यहां तक बात समझ में आ गई थी? तो चलिए अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्थाओं के प्रकारों की बात करते हैं। जब हम अर्थव्यवस्था के प्रकारों की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले को हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में इसी को कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और दूसरे को कहते हैं साम्यवादी
या समाजवादी अर्थव्यवस्था? दोनों में अंतर बताऊंगा, निश्चिंत रहिए। ठीक ना। साम्यवादी जब हम बोलते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी की, और समाजवादी जब बोल रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। इकोनॉमी, ठीक। जरा बात को समझिएगा। तो हो गई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी हो गई कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये दो अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार हैं, ये दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। जब हमने पूंजीवादी की बात की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात की थी, तो कल की क्लास आपको याद है, एडम स्मिथ, याद आया? एडम स्मिथ, ठीक ना। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स 1759 किताब लिखी थी, बताया था ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड वाज गिवन, अदृश्य हाथ की संकल्पना दी गई थी। यानी क्या है कि बाजार को अपने हाल पर छोड़ दो, कोई हस्तक्षेप ना करो, बाजार जो है वो अपने आप चलेगा। किस पर चलेगा? मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई पर चलेगा। यही है क्रक्स किसका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। यानी कि क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस चीज पर काम करता है? ये काम करता है आजादी पर। इट वर्क्स ऑन लिबर्टी, आजादी। इट वर्क्स ऑन लिबर्टी। क्या मतलब है? यानी कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको पूरी तरह से आजादी देता है, उन्मुक्ति देता है कि जितना तुम आगे बढ़ सकते हो बढ़ो। 10,000 का है, तुम एक महीने में 5 लाख कमाओ। 5 लाख का है, अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तो तुम एक महीने में 10 करोड़ कमाओ। बात समझ में आ रहा? यानी कि ये पूरी आजादी देता है कि अच्छा अभी तक तुम्हारे पास 2 फैक्ट्री थी ना, कोई नहीं, तुम तीसरी बनाना चाहते हो, लगाओ। सरकार जो है वो तुमको सपोर्ट ही करेगी, तो हस्तक्षेप नहीं करेगी। बात समझ में आ रहा? यानी कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो बाजार को अपने हाल पर छोड़ने की बात करता है कि बाजार में जिसकी गुणवत्ता अच्छी है, जिसकी कीमत कम है, जिसकी मांग ज्यादा है, वो सर्वाइव करे, वो जितना आगे बढ़ सकता है, ठीक ना। जितना आगे बढ़ सकता है, अरबपति बन जाओ तुम, महाअरबपति बन जाओ, जो बनना चाहते हो बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसकी बात करता है कि हस्तक्षेप कुछ नहीं, बाजार को आजाद कर दो, निजी निवेशक को पूरी अनुमति हो, ठीक ना। जितने भी अडानी अंबानी टाइप के लोग हैं, मतलब जितने भी पूंजीपति लोग हैं, इनको पूरी छूट है, तुम जितना ग्रोथ करना चाहते हो ग्रोथ करो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया? ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे कि विश्व की ये जो आप लोग वेस्टर्न सोसाइटीज देखते हैं ना, पश्चिमी समाज वगैरह, जैसे कि अमेरिका हो गया, जैसे कि यूरोप हो गया, इनके ज्यादातर देशों में आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रहा ना? तभी देखते हैं इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बड़े बड़े लोग, ठीक ना। तो इन सारे देशों में आपको मुख्यतः जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही देखने को मिलेगी। यानी कि आपको पूरी आजादी है, आप जितना आगे बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया? ये तो हो गई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्लियर है। दूसरी तरफ बात है कम्युनिस्ट इकोनॉमी की। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। इसके प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्स, ठीक। कार्ल मार्क्स के बारे में क्या बोला जाता है कि यू में लव हिम और हेट हिम बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। उनके बारे में बोला जाता है क्या कि या तो आप उनको बहुत मानेंगे या तो फिर आप उनसे बहुत नफरत करेंगे, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। बात समझ में आया? बिकॉज ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन एवर बोर्न ऑन अर्थ। उन्हें माना जाता है क्या कि वो मानव समाज या इस धरती पर पैदा होने वाले सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने विचारधारा के आधार पर पूरे विश्व को 2 भागों में बांट दिया। बात समझ में आ रहा? उन्होंने साम्यवाद की जो संकल्पना दी, इस संकल्पना के आधार पर क्या किया? उन्होंने विश्व को 2 भाग में बांट दिया, एक पूंजीवादी समाज या विश्व और दूसरा साम्यवादी समाज। ही वाज दैट इन्फ्लुएंशियल, वो इतने प्रभावशाली थे। बात समझ में आया? देखिए कार्ल मार्क्स का क्या कहना था। कार्ल मार्क्स का कहना था कि ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें मजदूरों का शोषण होता है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि उत्पादन जो होता है वो श्रम के माध्यम से होता है। इट इज लेबर दैट प्रोड्यूसेस गुड्स। ठीक, बात को जरा ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ लीजिएगा तो कार्ल मार्क्स
हमेशा के लिए इनका मेन थीम समझ में आ जाए। कार्ल मार्क्स का क्या कहना था कि ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मशीनों के माध्यम से और फैक्ट्रियों में जो उत्पादन हो रहा है ना, ये उत्पादन श्रम के माध्यम से हो रहा है, पैसा के माध्यम से नहीं हो रहा है, कैपिटल से नहीं हो रहा है। इट इज लेबर दैट इज प्रोड्यूसिंग गुड्स, ठीक ना। तो इनका कहना था, लेकिन क्या होता है कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा तो कौन ले जाता है? पूंजीपति वर्ग ले जाता है। बड़े बड़े जो पूंजीपति है वो ले जाते हैं, और श्रमिकों को कुछ नहीं मिलता है। यानी कि श्रमिकों का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शोषण हो रहा है, ठीक ना। तो उन्होंने बोला क्या कि नहीं, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है, ठीक। तो क्या बात आई? बात आई साम्यवादी समाज की या साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात आई, ठीक ना। ये जो अर्थव्यवस्था है ये किस पर बल देती है? ये समानता पर बल देती है, ये आजादी पर नहीं, ये इक्वालिटी पर बल देती है। ठीक ना, दोनों में अंतर समझ में आ रहा? वो लिबर्टी पर बल देता है, ये इक्वालिटी पर बल देता है, समानता पर बात करता है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा कि मजदूरों का शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि मजदूरों को शोषण के प्रारूप का पता ही नहीं है, ठीक ना। उनके दिमाग में ये बात बैठ गया है क्या कि वो ऐसे ही मतलब इसी के लिए बने हैं। कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था क्या कि जिस दिन श्रमिकों को पता चलेगा क्या कि उनका शोषण हो रहा है, उस दिन क्या होगा? श्रमिक बहुत सारे हैं, पूंजीपति तो बहुत थोड़े हैं। अरे सिंपल सी बात है, एक फैक्ट्री में मालिक तो एक ही दो ठो होगा ना, और उसमें श्रमिक कितने सारे होंगे? हजारों, दसियों हजार होंगे। बात समझ में आ रहा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा क्या कि जिस दिन श्रमिकों को वास्तविक शोषण का पता चलेगा, उस दिन क्या होगी? श्रमिक क्रांति होगी। और ये आम क्रांति नहीं होगी, ये खूनी क्रांति होगी, जिसमें क्या कर दिया जाएगा? जितने भी पूंजीपति हैं उन सबको मार दिया जाएगा, ठीक ना। और उत्पादन की सभी शक्तियों पर क्या हो जाएगा? पूरे समाज का साझा स्वामित्व हो जाएगा। The forces of production will then be owned by all the masses। अब जरा सोच के देखिए, जब सबका स्वामित्व समान होगा, सबका बराबर अधिकार होगा, तो यानी कि क्या है? उस समाज में इक्वालिटी होगी ना, समानता होगी। यानी कि कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। बात समझ में आ रहा? ठीक, उत्पादन की शक्ति सबकी है, बराबर है, जितनी जिसकी जरूरत उसके हिसाब से उसको उतना मिलेगा। बात समझ में आ रहा? यानी कि एक ऐसा समाज होगा जिसमें कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव कुछ नहीं, सब बराबर। ये उन्होंने संकल्पना दी थी साम्यवादी समाज की। देख रहा, कैपिटलिज्म से ये डिफरेंट है ना। यहाँ आजादी है कि तुम जितना बड़ा बनना चाहो बड़ा बनो, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ बात है नहीं इक्वालिटी की, समानता की बात है, ठीक ना। अब देखिए, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना कि सब बराबर। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य जो है वो हम क्या है? हम अपनी खुशियों से उतना ज्यादा खुश नहीं होते हैं जितना हम दूसरे की खुशियों से दुखी होते हैं, ठीक ना। हम अपने दुख से कम दुखी रहते हैं, ठीक। हम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी रहते हैं। तो हमें इस बात का टेंशन कम रहता है कि हम गरीब हो रहे हैं, या मान के चलिए हमारे पास संपत्ति कम है। हम इस बात से ज्यादा दुखी हो रहते हैं कि यार वो कैसे फॉर्च्यूनर में घूम रहा है। बात समझ में आया? कहां से 4 व्हीलर ले आया? तो जरा सोच के देखिए, ऐसा समाज जिसमें सब बराबर हो, कोई ऊंच नीच कुछ नहीं, ठीक, कोई ऊंच नीच नहीं, तो सुनने में तो बड़ा आकर्षक लगता है ना। इसलिए तो कहा जाता है कि साम्यवाद में बहुत आकर्षण है, ये अट्रैक्ट करता है लोगों को, ठीक ना। क्यों? क्योंकि ऐसा समाज सबको अच्छा लगता है क्या कि सब बराबर हो। बट लेकिन द हिस्ट्री हैज प्रूव्ड कम्युनिज्म एज रॉन्ग। इतिहास ने ही साम्यवाद को जो है ना वो गलत प्रमाणित किया है। आप जरा सोच के देखिए, कार्ल मार्क्स कब पैदा हुए थे? 1850 के आसपास, 1850 के आसपास का दौर है उनका। अब जरा सोच के देखिए, उनकी थ्योरी प्रतिपादित हुए, कार्ल मार्क्स को मरे हुए 1883 में उनका देहांत भी हो गया था। उनको मरे हुए जो है वो 150 साल 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 150 साल तो हो ही चुके हैं। इन 150 साल में किसी भी देश में, विश्व के किसी भी कोने में जैसी साम्यवाद की उन्होंने परिकल्पना की थी, वैसा साम्यवाद कहीं नहीं। बात समझ में आया? यानी कि इतिहास ने ही उनको गलत प्रमाणित किया। बात समझ में आ रहा? अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है साम्यवाद, ठीक, सब बराबर होंगे, ठीक ना। लेकिन क्या है, वो वास्तविकता में कहीं नहीं है। यानी कि साम्यवाद क्या कहता है? साम्यवाद कहता है, एक बात बताओ, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? आपने बोला सर 5, ठीक। तो साम्यवाद क्या बोलेगा? तो एक बात बताओ, 10 कमरे का मकान बना के क्या कर रहे हो? तुम्हारे बगल में बताओ एक झुग्गी झोपड़ी में जो है वो लोग रह रहे हैं, तो तुमको 5 कमरा ही ना चाहिए, तो 5 कमरे में तुम रहो, बाकी 5 कमरा उनको दो। बात समझ में आ रहा है? ये है साम्यवाद।
वो इक्वेलिटी की बात करेगा, वो समानता की बात करेगा। लेकिन पूंजीवाद क्या कहेगा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसा है और कमाना है और कम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अभी तुम्हारे घर में 10 कमरे हैं ना, तुम जो है ना वो 500 कमरे वाला घर बना लो, 1000 कमरे वाला घर बना लो, अंबानी जैसा घर बना लो, एंटीलिया। ठीक ना, एंटीलिया ही नाम है ना उसके घर का। ठीक, तो वैसा बना लो तुम भी। ठीक, तो ये पूंजीवाद है। पूंजीवाद जो है वो आजादी की बात करता है, ये किसकी बात करेगा? समानता, ठीक ना, इक्वालिटी की बात करेगा। लेकिन हमने क्या देखा? हमने देखा कि साम्यवाद तो वास्तविक इस प्रारूप में कहीं आया नहीं। आप लोगों ने सुना होगा कि क्या कि सर हमने तो सुना है कि चाइना जो है वो कम्युनिस्ट है, लेकिन वहां भी कम्युनिज्म जो है जैसी इन्होंने परिकल्पना की थी ना वैसा नहीं। बात समझ में आ रहा? ये जिस कम्युनिस्ट सोसाइटी की बात कर रहे थे वहां राज्य की आवश्यकता ही नहीं है, वहां कोई लीडर ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब बराबर होंगे ना, उत्पादन की शक्तियों पर तो सभी का साझा स्वामित्व होगा, तो कोई लीडर नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ? कालांतर में समाजवाद की उत्पत्ति हुई। इन मार्क्स के ही जो है वो कई सारे फॉलोअर, जैसे कि लेनिन वगैरह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, रूस लेनिन, स्टालिन वगैरह का नाम सुना होगा ना। इन सब ने क्या बताया कि अचानक से पूंजीवाद से साम्यवाद में मतलब जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा क्या कि कल तक जो है वो उत्पादन की शक्तियों पर जो है वो स्वामित्व निजी लोगों का था और अचानक से जो है वो तुम सबका गला काट के और जो है वो आदमी जो है वो क्या बोलते हैं श्रमिकों के पास स्वामित्व चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्या आया? बीच में आई समाजवाद की परिकल्पना। समाजवाद की परिकल्पना क्या कहती है कि बीच में जो है ना वो एक टाइम पीरियड आएगा जिसमें क्या होगा कि उत्पादन की सभी शक्तियों पर निजी स्वामित्व किसके पास स्थानांतरित होगा? राज्य के पास। यानी कि सब कुछ जो है वो कौन करेगा? सरकार बनाएगी। और सरकार जो है वो जरूरत के हिसाब से सबको बांटेगी कि अच्छा तुमको इतनी की आवश्यकता है, तुमको इतने की आवश्यकता है, तुमको इतने की आवश्यकता है। अब साम्यवाद और समाजवाद में अंतर समझ में आ रहा है? हाँ दया जी, साम्यवाद में क्या है कि श्रमिक, सब कुछ श्रमिकों के पास है, सबका पर उन्हीं का स्वामित्व है। लेकिन समाजवाद क्या कह रहा है कि ये चीज अचानक से नहीं होगा, बीच में एक फेज आएगा जिसमें क्या होगा? राज्य के पास सारी उत्पादन की शक्तियों पर स्वामित्व होगा, यानी कि सरकार जो है सब कुछ सरकार का होगा और सरकार जरूरत के हिसाब से बांटेगी। दैट इज समाजवाद। ये क्या है? ये है समाजवाद। यहां तक क्लियर हुआ? समाजवाद क्लियर हुआ? ठीक, तो इसी को कहते हैं सोशलिस्ट सोसाइटी। आपको पता होगा इंडिया, भारतीय समाज जो है या भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो इन दोनों के बीच में है। इसीलिए इंडिया के बारे में क्या कहा जाता है कि इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि हमारे यहाँ जो है वो आपको पूंजीवाद के भी लक्षण देखने को मिल जाएंगे और हमारे यहाँ आपको समाजवाद के भी लक्षण देखने को मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा ना? इन दोनों का मिक्सचर है भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक ना, बात यहां तक समझ में आ रही है? भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक बात बताइए, हमारे तो संविधान में ही वर्णित है कि हम समाजवादी मॉडल पर जो है वो शासन चलाने वाले हैं। याद है प्रियम्बल, प्रस्तावना याद है? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। इसमें जो सोशलिस्ट टर्म है समाजवाद भी तो मतलब है, ठीक ना, ये प्रियम्बल की लाइन थी। ठीक ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, देख रहा, समाजवादी प्रस्तावना की पहली पंक्ति में ही है। ठीक, तो यानी कि आजादी के बाद से ही भारत ने क्या किया है? समाजवादी मॉडल को ऑप्ट किया है, समाजवाद की ओर हमारा झुकाव रहा है। ठीक ना, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि भारत में निजी निवेशकों को जो है वो अनुमति नहीं है, ऐसा थोड़ी है। भारत में अडानी अंबानी भी तो है, भारत में निजी निवेशक भी तो है जो अपने लेवल पर जितना ऊपर बढ़ना चाहते हैं बढ़ रहे हैं कि नहीं? अभी सुना था ना आप लोगों ने, पिछले साल अडानी जो है वो विश्व के चौथे तीसरे रैंक पर पहुंच गए थे ना। वो तो फिर हिंडनबर्ग आया और एंड ऑल दैट बताऊंगा, जब हम लोग कैपिटल मार्केट पढ़ रहे होंगे ना तो उस टाइम पूरा बताऊंगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या था, कैसे जो है उसका अडानी पर क्या दावा था और क्या प्रभाव पड़ा, सब बताऊंगा। लेकिन यहां तक की बात समझ में आ रही है? हाँ, यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या कि भारत में तो निजी निवेशकों की भी उपस्थिति है, तो यानी कि भारत में जो है वो पूंजीवाद भी हमें देखने को मिलता है। ठीक ना,
तो चूंकि हमारे यहाँ पूंजीवाद भी है और समाजवाद भी है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में जियो भी है और भारत में बीएसएनएल भी है। बात समझ में आया? भारत में जियो भी है, ये जो क्या दिखा रहा है? पूंजीवाद को। और भारत में बीएसएनएल भी है, जो क्या दिखा रहा है? समाजवाद को। यानी कि सरकार भी जो है वो सेवाएं प्रदान कर रही है। ठीक ना? सरकार भी जो है वो सेवाएं प्रदान कर रही है। हमारे यहाँ रिलायंस भी है, यानी कि रिलायंस जो तेल निकाल रहा है, रिलायंस की फैक्ट्री भी है। और हमारे यहाँ क्या है? ओएनजीसी भी है। बात समझ में आ रहा? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी भी है। ठीक, तो हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में सरकारी कंपनियां भी हैं और क्या है? निजी कंपनियां भी हैं। सरकारी कंपनियों की उपस्थिति उत्पादन की शक्तियों पर सरकार का स्वामित्व क्या दिखाता है? समाजवाद को दिखाता है। और उत्पादन की शक्तियों पर निजी स्वामित्व क्या दिखाता है? पूंजीवाद को दिखाता है। भारत में आपको दोनों का मिक्सचर देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना भारत की मजबूरी भी थी। ठीक ना? भारत की मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में उत्पादन के लिए या किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। दो चीजों की आवश्यकता। उसको एक बार फोन कर दीजिएगा, फोन कर दीजिए ना। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है कैपिटल, पूंजी। और दूसरा है श्रम, लेबर। सॉरी, श्रम। इन दो चीजों की आवश्यकता होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। ठीक ना? अगर ये दोनों चीजें उपस्थित है तो माना जाता है क्या? कि उस अर्थव्यवस्था में आपको विकास देखने को मिलेगा। ठीक ना? श्रम और पूंजी। अब जरा सोच के देखिए, भारत जब आजाद हुआ है उस टाइम भारत की दशा क्या है? भारत जब आजाद हुआ है 1947 में, 200 साल, लगभग 200 साल की गुलामी के उपरांत उस टाइम भारत की दशा क्या थी? मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट इट इज ओपन कोटेड। कई बार जो है वो इसकी चर्चा हमें सुनने को मिलती है, तो इसीलिए मैं भी इसको कोट कर रहा हूं। आप लोगों ने, क्या तो नाम है उनका, शशि थरूर, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कई सारे स्टेजेस पर इस चीज को कोट किया है। तो आई एम जस्ट कोटिंग हिज वर्ड्स। मेरे पास ऐसा कोई रिसर्च नहीं है, आई एम जस्ट कोटिंग हिज वर्ड्स। क्या वो अक्सर ये बात बोलते हैं क्या कि जब अंग्रेज भारत आए थे ना, व्हेन दे अराइव्ड, जब अंग्रेज भारत आए, जब अंग्रेज भारत में आए थे उस टाइम जो है जब अंग्रेज भारत आए उस टाइम क्या है? विश्व व्यापार में, टोटल वर्ल्ड के ट्रेड में क्या है? भारत की भूमिका 25% से ज्यादा थी। ठीक, लुक, मैं क्लियरली बोल रहा हूं क्या कि मेरे पास ये डेटा नहीं है। मैंने नाम लोग लेके इसलिए बताया है क्या कि शशि थरूर, जो कि एक भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और बहुत बड़े स्कॉलर भी माने जाते रहे हैं, ठीक, वो अक्सर जो है इस बात को कोट करते हैं। तो जब अंग्रेज भारत आए थे उस टाइम भारत का विश्व व्यापार में कितना योगदान था? 25%। लेकिन जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए, when they left, जब छोड़ के गए 1947 में, छोड़ के क्या गए? भगाए गए जब, ठीक ना? जब छोड़ के गए तो उस टाइम जो है वो विश्व व्यापार में भारत का प्रतिशत मात्र 0.5 के आसपास था। कैन यू इमेजिन क्या दशा की थी उन्होंने भारत की? ठीक, आप लोगों को हिस्ट्री में बताया जाएगा क्या? धन के निर्गमन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, ये क्या दर्शाती है? ये यही दर्शाती है क्या कि जो अंग्रेज भारत आए थे ना, उनका उद्देश्य था भारत का आर्थिक शोषण करना। ठीक ना? पढ़ाया जाएगा आप लोगों को हिस्ट्री में, मैं उधर जा नहीं रहा हूं। दादा भाई नौरोजी का कॉन्सेप्ट है, ठीक ना? दादा भाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, कि इन्होंने कैसे जो है वो भारत से निरंतर धन के निर्गमन को बढ़ावा दिया, कि केवल भारत से पैसा गया विदेशों में, जिसके कारण क्या है, जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे कभी, वो बर्बाद हो चुका है। यानी कि जब भारत आजाद हुआ है उस टाइम भारत की दशा जो है वो बहुत खराब है। अकाल का दौर चलता था, आप लोगों ने सुना होगा, एक एक अकाल में
10-10, 20-20, 30-30, 40-40 लाख लोग जो है वो मर जाते थे। 1940 में बंगाल का अकाल, आप जाके पढ़िएगा, 3 मिलियन लोग मारे गए थे, 30 लाख लोग जो है ना वो भूख से मर गए थे। ये दशा थी हमारी। बात समझ में आ रहा? यानी कि भारत की आबादी जो है आजादी के उपरांत जो है वो भारत की आबादी बहुत ही खराब दशा में है। भारत की आबादी बहुत ही खराब दशा में है। तो ऐसी आबादी को सरकार की तरफ से समर्थन की आवश्यकता है कि नहीं? बात समझ में आ रहा? तो ऐसी आबादी को अभी सरकार के प्रश्रय की आवश्यकता है, सरकार इनको सहायता दे, सरकार इनको संरक्षण दे। इस कारण से क्या है, आजादी के जस्ट बाद एक अर्थव्यवस्था के मॉडल के रूप में समाजवाद को अपनाया गया। क्यों? क्योंकि जनता जो है वो बहुत ही निर्मम हालत में है, बहुत ही एकदम दर्दनाक स्थिति में है। बात समझ में आ रहा? उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। समाजवादी मॉडल क्या करता है कि सरकार उत्पादन की शक्तियों पर स्वामित्व रखेगी और वो जरूरत के हिसाब से बांटेगी। तो क्या किया गया? राशन सिस्टम चलाया गया। बात समझ में आ रहा कि क्या है, तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है तो कोई नहीं, राशन कार्ड बनवा लो, फ्री में अनाज ले जाओ। ठीक ना? आजादी के बाद से ही चल रहा है। आप लोगों को पढ़ाऊंगा जब डिटेल में, जब हम लोग एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पहुंचेंगे ना, वहां जब पीडीएफ बताऊंगा उस टाइम बताऊंगा। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक। एक बात बताइए, पढ़ने के लिए मतलब शिक्षा का साधन नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो सरकारी स्कूल बना दे रहे हैं, वहां जाके पढ़ लेना। इलाज का खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, चलो कोई बात नहीं, सरकारी हॉस्पिटल बनवा दे रहा हूं, वहां जाके इलाज करवा लेना। ये सारे ट्रेड क्या दिखा रहे हैं? ताकि सरकार जो है वो समाजवादी मॉडल को अपना रहा था। या समाजवादी मॉडल भारत में विद्यमान है। क्यों? क्योंकि ये सेवाएं सरकार आपको मुफ्त में प्रदान कर रही है ना। बात समझ में आ रहा? ठीक। तो समाजवादी मॉडल। लेकिन एक बात बताइए, जब देश की इतनी गंदी हालत है, आजादी के बाद भारत जो है वो विभाजन की विभीषिका झेल रहा है, चारों तरफ दंगे फैले हुए हैं, स्थिति बहुत खराब है, विश्व व्यापार में हमारा कुछ भाग ही नहीं है, तो यानी कि सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो देश का विकास कर सके। बात समझ में आ रहा? ठीक। अभी मैंने क्या बताया आपको, देखिए 2 चीजें आवश्यक है देश के विकास के लिए। क्या क्या? एक श्रम और दूसरी पूंजी। तो श्रम तो चलिए हमारे पास खूब था, लोगों की हमारे पास कमी नहीं थी, लेकिन पूंजी, सरकार के पास पूंजी की कमी थी। एक बात जरा सोच के देखिए, अगर सरकार के पास पूंजी की कमी रहेगी तो सरकार को निजी निवेशकों को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? जिनके पास पैसे हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों को, निजी निवेशकों को जोड़ना पड़ा, और जिसके कारण क्या है, भारत में पूंजीवादी लक्षण भी देखने को मिलते रहे। बात समझ में आया? दिखा क्यों भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, वो बता रहा हूं मैं। ठीक। जब भारत आजाद हुआ है, अब देखिए सब कुछ पूंजीवादियों के मतलब पूंजीपतियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि भारत की आबादी उस टाइम बहुत ही दीन हालत में है, बहुत ही दर्दनाक हालत में है। तो सब कुछ जो है वो निजी निवेशकों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था, तो इसलिए समाजवादी ढांचा हमने अपनाया। लेकिन समाजवादी ढांचा तो पूरी तरह से तुम तब चला पाओगे ना जब तुम्हारे पास इतना पैसा हो क्या कि सारे उत्पादन तुम खुद कर सको, सरकार खुद कर सके। लेकिन उतना तो पैसा है नहीं। अरे 200 साल की गुलामी, उसके बाद जो है वो इतनी सारी समस्याएं, पाकिस्तान एंड ऑल दैट, बहुत तरह की समस्याएं, तो सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं था क्या कि वो सब कुछ का उत्पादन खुद कर सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, उन्हें निजी निवेशकों को भी साथ जोड़ना पड़ा। यहां तक बात समझ में आ रही? निजी निवेशकों को भी साथ जोड़ना पड़ा। इसी कारण से क्या है, आपको भारत में पूंजीवाद भी देखने को मिलता है, भारत में आपको समाजवाद भी देखने को मिलता है। बात समझ में आ गया ना? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, ये क्लियर हो गया क्यों भारत ने ऑप्ट किया था। आप इसको बस ऐसे ही समझ सकते हैं क्या कि भारत में जियो भी है और बीएसएनएल भी है। ठीक, दोनों की उपस्थिति है। आज भी देखते हैं ना, सरकारी स्कूल भी है लेकिन अडानी भी तो है। ठीक, तो निजी निवेशक भी दोनों की सहअस्तित्व है। ठीक, हाँ ये जरूर है क्या कि एलपीजी से पहले जो है वो समाजवाद की तरफ झुकाव थोड़ा सा ज्यादा था, एलपीजी के बाद जो है वो पूंजीवाद की तरफ झुकाव थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है, तो वो चल रहा है। ठीक ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, एलपीजी ये भी बताऊंगा। एलपीजी रिफॉर्म कब आया था? 1991 में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अगली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी, अभी बस एक थोड़ा सा व्यू बना के रहे। ठीक, तो इससे पहले जो है वो समाजवाद की तरफ झुकाव ज्यादा था और इसके बाद जो है वो पूंजीवाद की तरफ झुकाव थोड़ा सा बढ़ गया है, बट स्टिल वी आर फॉलोइंग मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन आज भी जो है वो हम कौन सी अर्थव्यवस्था का अनुपालन कर रहे हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखिए दोनों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, दोनों के अपने फायदे हैं। ठीक ना, जैसे कि यदि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो दोनों के अपने फायदे हैं और अपनी चुनौतियां हैं। फायदे क्या है इसके? फायदे है क्या कि ये जो है वो आजादी देता है आपको कि तुम जितना आगे बढ़ सकते हो बढ़ो।
अब एक बात बताइए, अगर आपको ये आजादी है क्या कि आप जितना ऊंचा बढ़ सकते हैं ऊंचे पहुंचिए, एक बात बताइए, आपको नहीं लगता है क्या कि ये प्रोत्साहन का काम करता है लोगों को और मेहनत करने के लिए? ठीक ना? कल मान के चलिए मैंने 500 रुपए कमाया तो, और अगले दिन जो है वह 1000 कमा सकता हूं, तो ये मेरे को प्रोत्साहन देगा ना, ये मेरे को प्रोत्साहन देगा क्या कि मैं और एफर्ट करूं, और ज्यादा क्या करूं, मेहनत करूं, ताकि मैं और ज्यादा आगे बढ़ सकूं। तो पूंजीवाद के ये फायदे हैं। आजादी होने के कारण क्या है कि इसमें क्या हो जाता है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन बना रहता है। आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहन बना रहता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही? लेकिन देखिए पूंजीवाद में कई चुनौतियां भी हैं, कई समस्याएं भी हैं। फायदा तो दिख गया ना, फायदा समझ में आया, ठीक, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी हैं। क्या सबसे बड़ी चुनौती है पूंजीवाद की, क्या कि ये असमानता को बढ़ाता है। समाज में असमानता को बढ़ाता है। ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट, ठीक, मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है, ऑक्सफैम इंडिया, क्या बोल रहा है कि भारत में जो टॉप 1% लोग हैं ना, टॉप 1% लोग हैं, इनके पास भारत की कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा है। लाइन समझ में आ रही है? भारत के जो टॉप 1% लोग हैं उनके पास भारत की कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा है, जबकि भारत के जो बॉटम 50% लोग हैं ना, उनके पास भारत की कुल संपत्ति का मात्र 3% है। आप जरा सोच रहे हैं कितनी बड़ी असमानता है, ठीक ना, कितनी बड़ी असमानता है। इतना ही नहीं, ये रिपोर्ट आगे ये भी बता रहा है कि जब से कोविड-19 फैला है ना, कोविड-19 जब से हुआ है तब से लेकर 2022 के दिसंबर तक क्या है, भारत में जितने भी अरबपति थे ना, उनकी संपत्ति 121% बढ़ गई। बात समझ में आया? अरबपति का क्या कि संपत्ति बढ़ गई का क्या मतलब है कि यानी कि अमीर और अमीर हुआ। लेकिन इसी टाइम पीरियड में भारत में भुखमरी से ग्रसित लोगों की संख्या जो पहले 19 करोड़ हुआ करती थी, वो बढ़कर 36 करोड़ हो गई। बात समझ में आ रहा? यानी कि क्या है, हम इसी के बेसिस पर क्या कह सकते हैं कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। बात समझिए, क्या है कि पहले देखिए ऐसे है असमानता, क्या कि अमीर ऊपर है, गरीब नीचे है। लेकिन ऑक्सफैम रिपोर्ट क्या कह रहा है कि असमानता में बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। दिख रहे हैं, ये खाई बढ़ती जा रही है। और जब भी असमानता किसी भी समाज में बढ़ती है तो क्या है, उस समाज में तनाव देखने को, संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक, बात समझ में आ रहा? तो क्या है, समस्या ये है कि पूंजीवाद जो है वो असमानता को बढ़ावा देता है। देखिए दिखाता हूं, डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये देखिए, देखिए सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट इंडिया स्टोरी, कब का डेटा है, 15 जनवरी 2023 का, ठीक, यानी कि इसी साल का डेटा है। ठीक, इस डेटा में देखिए सम की फाइंडिंग्स, यानी कि इस रिपोर्ट की कुछ प्रमुख फाइंडिंग्स क्या है, क्या दे रहा है, यही तो मैं बोल रहा था आपको। टॉप 1% इन इंडिया, यानी कि संपत्ति के आधार पर यदि हम लोगों को श्रेणी क्रम में सजा दें तो जो टॉप 1% लोग हैं, दे ओन्स मोर देन 40.5% ऑफ टोटल वेल्थ। उनके पास भारत की कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा है। 1% लोगों के पास 40% संपत्ति। वाइल द बॉटम 50% ऑफ अ पॉपुलेशन, जबकि हमारी आबादी का निचला 50%, नीचे से जो 50% है, दे हैज अराउंड 3% ऑफ टोटल वेल्थ। इनके पास जो है वो कुल संपत्ति का मात्र, बात समझ में आ रहा, असमानता दिखा रहा ना। देख, इतना ही नहीं, ये देखिए नीचे, सिंस द पैंडेमिक, जब से जो है वो महामारी फैली है, टू बिगेन टू नवंबर 2022 तक, बिलियनियर्स इन इंडिया, यानी कि भारत में अरबपति, बिलियनियर्स कहते हैं अरबपतियों को, have seen their wealth surge by 121%। इनकी संपत्ति जो है वो 121% बढ़ गई पिछले एक साल में, 1.5 साल में। ठीक, however
ड्यूरिंग द सेम पीरियड द नंबर ऑफ हंगरी इंडियंस, भारत में भूख से ग्रसित, भूखमरी से ग्रसित लोगों की संख्या 19 करोड़ से बढ़कर, बात समझ में आया? देख, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ ऑक्सफैम रिपोर्टर, ये सब नाम मेंशन करके लिखिएगा अपने उत्तर में। असमानता की बात कर रहे हैं आप, अपने मुंह से बोल रहे हैं क्या कि भारत में असमानता बढ़ रही है, कैसे पता आपको भाई? आपने कोई रिसर्च किया है? नहीं ना। आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स के जस्टिफिकेशन में क्या करना होगा, ऐसे रिपोर्ट्स को कोट करना पड़ेगा, इनकी चर्चा करनी पड़ेगी आपको, ठीक ना? इनकी चर्चा आपको करनी पड़ेगी, तभी क्या है आपकी बातें ऑथेंटिक लगेंगी। तो यानी कि क्या है, देख रहे हैं, पूंजीवाद एक तरफ आजादी तो देता है लेकिन ये असमानता को बढ़ावा देता है, और ये बढ़ती हुई असमानता क्या करती है, समाज के अस्तित्व के समक्ष जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। आप जरा सोच के देखिए, समाज में तनाव हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, समाज में गृह युद्ध जैसी संकल्पना आ जाएगी ना, तो समस्या। यहां तक बात समझ में आया? ठीक। सिमिलरली यदि हम समाजवाद की भी बात करें तो समाजवाद के भी फायदे हैं और समाजवाद के भी नुकसान है। जैसे यदि हम बात करें समाजवाद के फायदे, तो समाजवाद के क्या फायदे हैं कि ये समानता को बढ़ावा देता है, अर्थव्यवस्था में जो है वो असमानता को दूर करता है, कोई ऊंच कोई नीच नहीं, सब जो है वो क्या है, बराबर है। तो ये क्या बात करता है, असमानता मतलब समानता की बात करता है, असमानता को दूर करता है। आधारित, ये तो इसका फायदा हुआ, क्या है, ये तो इसका फायदा हुआ, ठीक। लेकिन इसमें चुनौती क्या है, चुनौती ये है कि आप जरा सोच के देखिए ना, मैं कुछ काम करूं चाहे ना करूं या फिर सीमित भी काम करूं तब भी मुझे उतना ही मिलना है, ठीक ना, और मैं बहुत मेहनत करूं तब भी मुझे उतना ही मिलना है। तो बट ऑब्वियस है क्या कि मनुष्य क्या करेगा, मनुष्य कम मेहनत करेगा। यानी कि ये क्या है, ये श्रम को, ये मेहनत को हतोत्साहित करता है। बात समझ में आ रहा ना, ये श्रम को, ये मेहनत को हतोत्साहित करता है, ये लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या है, सरकार के ऊपर निर्भर बनाता रहता है, सरकार के ऊपर निर्भरता को बढ़ावा देता है। सरकार के ऊपर निर्भरता को बढ़ावा देता है, ठीक। मतलब क्या है, एक बात बताइए, चलिए मैंने क्या किया, एक सेकंड के लिए मान लीजिए मेरी दाढ़ी बढ़ गई है, व्हाइट हो गई है, थोड़ा पेट वेट निकल गया है, मतलब मोदी जी बन गया। जरा सोच के देखिए, मैंने क्या किया, मैंने बोला क्या कि मैं अनाउंस कर रहा हूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत मैं क्या करूंगा, भारत के सभी लोगों को अगले 1 साल तक मुफ्त में अनाज दूंगा, 5 केजी अनाज फ्री में दूंगा, ठीक है। अब मैंने घोषणा कर दी, चलिए कोई बात नहीं, मैंने इस साल जो है वो लोगों को फ्री में अनाज दिया, अगले साल क्या उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगले साल भी जरूरत पड़ेगी, उसके अगले साल भी जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रहा? तो यानी कि समाजवादी मॉडल में जो सरकार द्वारा जो ये फ्रीबीज दिए जा रहे हैं, ये क्या करते हैं, लोगों को खुद मेहनत करने की क्षमता या जो है वो प्रवृत्ति को कम करते हैं, और क्या करते हैं, उनमें सरकार के ऊपर निर्भरता को बढ़ावा देते हैं। बात समझ में आ रहा? दोनों में अपनी विशेषताएं हैं, दोनों में अपनी समस्याएं। गेटिंग माय पॉइंट? ये बात समझ में आया? ठीक। तो भारत ने क्या किया है, बीच का रास्ता अपनाया है, क्या कि ना हम पूरी तरह से इधर है ना हम पूरी तरह से इधर है, हम क्या है, हम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आ गई ना? चलिए, तो जब यहां तक बात समझ में आ गई तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक बार पुनः आते हैं हम अर्थशास्त्र पर, अर्थशास्त्र की बात करते हैं। जब मैं अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूं तो बट ऑब्वियस है मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं विषय की, ठीक ना। एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र को पुनः 2 भागों में बांटा गया। ये बंटवारा किसने किया, ये बंटवारा किया रैगनर फ्रिश्च ने। रैगनर फ्रिश्च, ठीक। रैगनर फ्रिश्च ने ये बंटवारा किया। क्या बंटवारा किया इन्होंने, इन्होंने अर्थव्यवस्था को 2 पार्ट में बांट दिया। पहले को इन्होंने कहा माइक्रो इकोनॉमी, एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक ना, एक इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े जो है ना वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से, स्कैंडिनेवियन क्षेत्र से, स्कैंडिनेविया जानते हैं ना, जो नॉर्वे स्वीडन वगैरह वाला क्षेत्र है उसको कहते हैं स्कैंडिनेवियन रीजन,
ठीक ना, तो वहीं से बिलोंग करते थे या शास्त्री थे। ठीक, दिखा देता हूँ। नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट, नॉर्वे के अर्थशास्त्री, मैंने भी तो यही बोला आपको, नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट, ठीक, रैगनर फ्रिश। यहां तक क्लियर है। तो रैगनर फ्रिश ने क्या किया, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, एक को कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे को कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है हिंदी में, इसका मतलब है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और मैक्रो का मतलब है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। बात को समझिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है एक फूल का पौधा, और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, बगीचा। अंतर समझ में आया दोनों में? व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है एक फूल का पेड़, एक फूल का पेड़, एक गेंदा का फूल का पेड़, या मान के चलिए क्या है, गुलाब के फूल का पेड़, तो एक जो पेड़ है वो क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और जब हम बात करते हैं बगीचा की, तो वो कौन सा हो गया, वो है समष्टि अर्थशास्त्र। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, वो हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र, और भीड़, ये क्या हो गया, ये हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। बात समझ में आया? यानी कि जब हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन, माइक्रो मैक्रो दोनों जो है ना वो इकोनॉमिक टर्म है, मतलब ग्रीक टर्म है। माइक्रो का मतलब ही होता है सूक्ष्म, बात समझ में आ रहा, और मैक्रो का मतलब होता है बृहद। ठीक, माइक्रो का क्या अर्थ होता है, सूक्ष्म, मैक्रो का अर्थ होता है बृहद। यानी कि जब हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन एकदम सूक्ष्म स्तर पर करते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते क्या है, हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ रहा है, अर्थ क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम पढ़ते हैं कि एक परिवार अपने खर्चों को कैसे मैनेज कर रहा है। बात समझ में आ रहा, एक परिवार पर महंगाई का क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब हम इन चीजों की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमी। बात समझ में आया? हाँ, ठीक, यानी कि माइक्रो इकोनॉमी की जब भी हम बात कर रहे होते हैं तब हम इकाइयों की बात कर रहे होते हैं, क्या कि एक परिवार पर एक औद्योगिक मतलब इकाई, कोई एक कंपनी है वो कैसे काम कर रही है, ठीक ना। इसके अंतर्गत जो है ना वो वस्तु सेवाओं की खरीद बिक्री, मांग आपूर्ति, इन सब का अध्ययन किया जाता है। क्या, तो हम क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं व्यष्टि। बात समझ में आया? अरे व्यष्टि अर्थशास्त्र समझ में आ गया ना, कि हम मान के चलिए एक कंपनी, जैसे एग्जांपल के लिए टाटा, केवल टाटा मोटर्स का अध्ययन कर रहा हूं कि टाटा मोटर्स जो है वो कैसे महंगाई से डील कर रहा है, इसका कैसे सप्लाई चेन है, कि कैसे जो है वो कहां से माल मंगाता है, कैसे बेचता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। मैं ये अध्ययन कर रहा हूं क्या कि ये परिवार जो है वो अपनी जरूरत की चीजें कैसे पूरी करता है, कैसे जो है ये अपना पैसा मैनेज करता है, कैसे ये अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से अपनी जरूरत की चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। तो इसका मतलब हम किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं उस टाइम अध्ययन किसका, व्यष्टि अर्थशास्त्र का। क्लियर है? ठीक, फूल, फूल का बागीचा, समष्टि अर्थशास्त्र। समझिए, समष्टि अर्थशास्त्र क्या कहता है कि जब हम एक एक परिवार से मिलकर क्या बना हुआ है, पूरा देश, यानी कि जब हम एक देश के स्तर पर, हम एक समाज के स्तर पर, जब हम एक राज्य के स्तर पर क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं कि इस राज्य में जो है वो उत्पादन किस तरह के हैं, इनका वितरण कैसे हो रहा है, इनका उपभोग कैसे हो रहा है, तब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं सूक्ष्म स्तर पर, समष्टि बृहद स्तर पर, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में ही हम पढ़ते हैं कि एक देश की राष्ट्रीय आय क्या है, हम इसी में पढ़ते हैं कि एक देश की राजकोषीय नीतियां क्या है, हम इसी टॉपिक में पढ़ते हैं कि एक देश में कर व्यवस्था क्या है, एक देश का विश्व के साथ व्यापार कैसे चलता है। ये सारी चीजें हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। बात समझ में आ रहा? जबकि हम जब ये पढ़ेंगे कि महंगाई का एक व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं उसका, व्यष्टि। ये क्लियर हुआ?
व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक। अरे वही बस एग्जांपल जो मैंने, फूल बगीचा, बस इतने से आपको याद रह जाएगा। इसीलिए तो मैं ऐसा एग्जांपल देता हूं कि आपको दिमाग में रह जाए वो चीज, ठीक ना। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो जब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्लियर है, तो जरा देखते हैं कि दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता भी है कि नहीं। देखिए, ये दोनों यद्यपि इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, लेकिन दोनों में अंतर्निर्भरता देखने को मिलती है। अंतर्निर्भरता देखने को मिलती है। कैसे अंतर्निर्भरता? इस रूप में देखने को मिलती है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रभाव समष्टि अर्थशास्त्र में दिखेगा और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रभाव व्यष्टि अर्थशास्त्र में दिखेगा। कैसे? अब जरा सोच के देखिए। मान के चलिए मैं बेरोजगार हो गया, ठीक ना, मैं बेरोजगार हो गया, तो ये मेरा व्यक्तिगत मुद्दा है, यानी कि ये व्यष्टि अर्थशास्त्र से जुड़ा मुद्दा है। मैं बेरोजगार हो गया तो यानी कि ये किससे जुड़ा हुआ मुद्दा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है ना। ये पॉइंट समझ में आ रहा? ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है कि अब मेरे पास संसाधन कम हो गए हैं। पहले मान के चलिए मैं हर महीने 10,000 15,000 कमा रहा था और उससे मेरा आराम से घर चल रहा था, ठीक ना, मतलब मेरी जरूरतें पूरी हो जा रही थी, 50,000 ही कमा रहा था, चल रहा था, ठीक ना, ठीक। अब अचानक से मान के चलिए मैं बेरोजगार हो गया, तो हुआ तो ये मेरा व्यक्तिगत मुद्दा, यानी कि अब मेरे पास जो है वो संसाधन कम हो गए हैं और मेरे को इन कम संसाधनों में क्या करना है? अपना पूरा काम चलाना है। देख रहे हैं, ये है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुद्दा ना। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, तो अगर ऐसी बेरोजगारी कई सारे लोगों की होगी, कई सारे लोग अगर बेरोजगार होंगे, तो इसका प्रभाव क्या पड़ने लग जाएगा? क्यों? क्योंकि सरकार के पास जो है वो टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। कल मैं 50,000 कमा रहा था तो मैं सरकार को टैक्स दे रहा था, अब मैं बेरोजगार हो गया तो मैं सरकार को टैक्स नहीं दूंगा। बात समझ में आ रहा? यानी कि दिखा दिखा व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रभाव समष्टि अर्थशास्त्र पर पड़ा ना। इतना ही नहीं, आप जरा सोच के देखिए, अगर मैं बेरोजगार हो गया हूं तो यानी कि मैं अर्थव्यवस्था में अब मांग कम क्रिएट करूंगा। पहले मैं हर महीने 50,000 कमा रहा था तो मैं खूब घूमने जाता था, ठीक ना, फिल्म देखने जाता था, हर महीने जो है वो 2 नया ड्रेस खरीदता था अपने लिए भी। अब ये नहीं बोलेगा कि सर खाली अपने लिए खरीद रहे हैं, उनके लिए नहीं खरीद रहे हैं, चलिए मान लिया उनके लिए भी खरीद लेता था 2 ठीक ना। तो यानी कि मैं क्या कर रहा था? मैं अर्थव्यवस्था में मांग क्रिएट कर रहा था, डिमांड क्रिएट कर रहा था। बात समझ में आ रहा? अब देखिए, अर्थव्यवस्था में यदि डिमांड है तो क्या होता है? उत्पादन बढ़ता है। खुद सोच के देखिए ना, अगर मैं या आप जो है वो रेमंड्स के मालिक हैं, जरा सोच के देखिए, पिछले महीने आपने 100 शर्ट बनवाए थे, वो सारे 100 के 100 शर्ट बिक गए, तो अगले बार जो है वो आप 120 शर्ट बनवाइएगा कि नहीं? यानी कि आपको ये लग रहा है ना कि अर्थव्यवस्था में डिमांड है, तो आप जो है वो अगली बार ज्यादा उत्पादन कीजिएगा कि नहीं, ठीक ना। तो क्या हो रहा है? देखिए, ये मांग जो है, ये मांग में कटौती, बेरोजगारी के कारण मांग में कटौती, ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुद्दा। लेकिन जरा सोच के देखिए, इस मांग में कमी के कारण क्या हो जाएगा? पूरे भारत के स्तर पर उत्पादन घटने लग जाएगा। बिल्कुल उल्टा समझिए, 100 शर्ट बनाए रेमंड्स वाले ने, बिके मात्र 50 ही, तो अगली बार जो है वो और कम बनाएगा ना। क्यों? क्योंकि 50 तो पहले से ही पड़ा हुआ है उसके पास। तो यानी कि क्या हो जाएगा? दिख रहा, उत्पादन घटेगा। उत्पादन घटेगा तो उस देश की जीडीपी गिरेगी। अभी जस्ट कल तक जो है वो हम पहुंच जाएंगे इस चैप्टर में, तब बताऊंगा। तो क्या हो जाएगा? जीडीपी गिरेगी। दिख रहा, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुद्दा जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र की समस्या को जन्म दे रहा है कि नहीं? बात समझ में आया? हाँ, तो ये दोनों आपस में निर्भर है। इतना ही नहीं, इसका उल्टा भी, उल्टा देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का कोई मुद्दा, जैसे कि मान के चलिए क्या है, सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, राजकोषीय नीति बनाई। अब राजकोषीय नीतियां, ये तो समष्टि अर्थशास्त्र का मुद्दा है, सरकार द्वारा बनाई गई नीति। अब जरा सोच के देखिए, यदि इस नीति के कारण मेरे व्यक्तिगत जीवन पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, मेरे फाइनेंसेस प्रभावित हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा मुद्दा हो जाएगा? ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुद्दा हो जाएगा ना। ये बात समझ में आ रही है दया जी? हाँ, जैसे मान के चलिए क्या है, सरकार ने कर में परिवर्तन किया। पहले मान के चलिए क्या है कि 5% टैक्स लेती थी, अब सरकार ने क्या बोल दिया कि हम 10% टैक्स लेंगे। अब एक बात बताइए, टैक्स में बदलाव, ये है तो समष्टि अर्थशास्त्र का मुद्दा। लेकिन अब जरा सोच के देखिए, पहले मैं 5% टैक्स देता था तो मेरे पास सरप्लस पैसा ज्यादा बचता था, तो मैं परिवार आराम से चला लेता था।
अब अगर मुझे 10% टैक्स देना पड़ेगा तो मेरे पास पैसा कम बचेगा ना, तो यानी कि मेरे परिवार के खर्चों पर भी प्रभाव आएगा। तो ये कौन सा मुद्दा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। यानी कि दिख रहा ना, समष्टि अर्थशास्त्र का प्रभाव व्यष्टि अर्थशास्त्र पर देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, आप जरा सोच के देखिए ना, श्रीलंका की में क्या हुआ? श्रीलंका की सरकार ने निर्णय लिया क्या कि हम जो है वो अपने देश को ऑर्गेनिक बनाएंगे, पूरी तरह से जो है वो क्या जैविक बनाएंगे। हम जो है वो अपने खेतों में हम जो भी उत्पादन करेंगे वो एकदम जैविक उर्वरकों के प्रयोग के माध्यम से ही करेंगे। अब देखिए, ये है एक तरह की राजकोषीय नीति, एक तरह से सरकारी पॉलिसी हुई ना, यानी कि ये मुद्दा कौन सा है? समष्टि अर्थशास्त्र का। लेकिन उसके कारण फिर क्या हो गया? आपने देखा ना, अचानक से क्या है, प्रोडक्शन कम हो गया, जिसके कारण क्या उस अर्थव्यवस्था में चीजों की कीमतें जो है वो बढ़ गई बहुत। पड़ेगा ना, मान के चलिए 50 मैं आराम से मेरी, अब देखिए पहले जो आलू 20 रुपए किलो मिल रहा है, 3.5 रुपए किलो मिल रहा है, मेरे व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है। तो यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का प्रभाव जो है ना वो व्यष्टि अर्थशास्त्र पर भी पड़ता है। क्लियर? यहां तक बातें समझ में आ रही है? ठीक, चलिए, तो जब ये भी आपने समझ लिया तो अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? आगे हम बढ़ते हैं, दो टर्म की बात हम करेंगे, दो अलग अलग टर्म्स की हम बात करेंगे, दो प्रमुख जो है वो संकल्पनाएं अर्थशास्त्र से संबंधित, हम उनको समझेंगे। लोगों ने अक्सर सुना होगा इन दोनों के बारे में, और इनको आप इंटरचेंजेबली भी यूज कर लेते हैं, एक के स्थान पर दूसरे को भी। पहली तो है, पहला जो शब्द है उसको हम कहते हैं समृद्धि, और दूसरे शब्द को कहते हैं विकास। समृद्धि को हिंदी में कहते, इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ, विकास को इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक। तो जो है वो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, यानी कि एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों में कुछ अंतर है। ठीक, जरा बात को समझिए, ये दोनों हम यहाँ पर इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लुक, द डिफरेंस इज कि ग्रोथ जो है ना, यह एक मात्रात्मक संकल्पना है, इट इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। यह एक मात्रात्मक संकल्पना है, यानी कि ये क्वांटिटी की बात कर रहा होता है, whereas development is a क्वालिटेटिव, गुणात्मक संकल्पना है। जबकि डेवलपमेंट जो है वो एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। बात को समझिएगा, यानी कि जब हम समृद्धि की बात कर रहे होते हैं, when we are talking about what growth, we are talking in terms of numbers, हम संख्या के आधार पर बात कर रहे हैं। बात को जरा समझिएगा, यानी कि जब हम समृद्धि की बात कर रहे हैं तो हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी विच वाज अर्लियर 2.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी या 2.8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, इट हैज नाउ बिकम 3.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। अब जो है ये बढ़कर कितने की अर्थव्यवस्था हो गया? 3.3 ट्रिलियन डॉलर की। यानी कि दिख रहा, हम नंबर में बढ़ोतरी को दिखा रहे हैं। पहले 2.8 ट्रिलियन था, अब बढ़कर कितना हो गया? 3.3 ट्रिलियन। जब हम कहते हैं क्या कि इंडियन इकोनॉमी हैज सरपास्ड ब्रिटेन टू बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, जब हम कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, बहुत प्राउड वाला मोमेंट है ना। हमारा बहुत शोषण किए थे, देखो तुमको पीछे कर दिया ना, तो प्राउड मोमेंट तो है हमारे लिए। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं नंबर्स की, कि हम पहले छठे पायदान पर थे, अब हम 5वें पायदान पर आ गए हैं, तो यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। बात समझ में आया? मात्रात्मक, यानी कि हम मात्रा की बात कर रहे हैं। बात समझ में आया? लेकिन जरा सोच के देखिए, आप खुद मुझे सोच के बताइए कि अगर भारत जो है वो छठे पायदान से 5वें पायदान पर आया, तो क्या सबके, भारत के जितने भी नागरिक थे, सबके जीवन में कुछ उत्थान हुआ है?
सबके पास पैसा जो है वो पहले जितना था उससे बढ़ा है, नहीं ना? तो यानी कि यदि पूरा देश नंबर के बेसिस पर बढ़े तो हम उसको क्या बोल देंगे? हम उसको बोल देंगे ग्रोथ। लेकिन जब इस समृद्धि का फायदा भारत के सभी लोगों को मिले तब हम बोलेंगे उसको क्या? विकास। बात समझ में आया? समृद्धि और विकास में अंतर। ठीक, ये बिल्कुल वैसे है जैसे मान के चलिए पहले 4 रोटी थी, खाने वाले भी 4 थे, तो क्या है, सबको एक एक रोटी मिल रही थी। बात समझ में आया? अब 5 रोटी बनने लग गई, तो एक बात बताइए, संख्या के आधार पर बढ़ गई ना, तो इसको तो हम क्या कहेंगे कि समृद्धि हुई है। ठीक, समृद्धि हुई। लेकिन जरा सोच के देखिए, यदि वो जो एक रोटी एक्स्ट्रा बढ़ी है ना, अगर उसके 4 टुकड़े हो रहे हैं और चारों आदमी को अब सवा सवा रोटी मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि विकास हुआ है। यदि वो जो एक रोटी एक्स्ट्रा बढ़ी और एक आदमी ने 2 रोटी खा लिया, बाकी तीनों को जो है जैसे एक एक रोटी मिल रहा था वैसे ही एक एक रोटी मिलता रहा, तो हम बोलेंगे कि समृद्धि तो हुई लेकिन विकास नहीं हुआ। बात समझ में आया? समृद्धि और विकास में अंतर समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नाउ? ठीक, यानी कि अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो इसके बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं क्या कि विकास के लिए समृद्धि जो है वो पूर्वापेक्षा है। समृद्धि पूर्वापेक्षा है। ठीक? मतलब क्या हुआ? ये लाइन सही है कि गलत है? विकास है तो समृद्धि पूर्वापेक्षा है, ये लाइन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप जरा सोच के देखिए, अरे बटेगा तो तब ना जब बढ़ेगा। बात समझ में आया? 4 की जगह 5, सवा सवा रोटी, आधा आधा रोटी जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ने की संभावना तो तब उत्पन्न होगी ना जब एक नई रोटी आएगी। यानी कि अगर समृद्धि नहीं होगी तो बांटोगे क्या? तो बिना समृद्धि के तो विकास हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रहा? आर्थिक विकास हेतु, यहाँ सारी हम बातें कर रहे हैं आर्थिक कंटेक्स्ट में ही, ठीक ना? तो आर्थिक विकास हेतु आर्थिक समृद्धि तो पूर्वापेक्षा है कि अगर आर्थिक समृद्धि हुई ही नहीं तो विकास नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगली लाइन देखिए, लेकिन केवल आर्थिक समृद्धि होना आर्थिक विकास सुनिश्चित नहीं करता है। लेकिन आर्थिक समृद्धि से ये लाइन भी समझ में आई? लेकिन खाली आर्थिक समृद्धि हो जाना ये विकास एग्जैक्टली हो ही जाएगा, ये मतलब एकदम इंश्योर नहीं करता है, ठीक ना? क्यों? क्योंकि विकास के लिए 2 चीजें चाहिए। विकास के लिए पहला तो चाहिए क्या? समृद्धि। ऐसा लिख सकते हैं कि आर्थिक विकास के लिए 2 चीजें होनी है, आवश्यक है। पहला तो क्या? आर्थिक समृद्धि हो, और प्लस दूसरा क्या हो? सभी में उचित वितरण हो। जब ये दोनों चीजें साथ होंगी ना तब हम क्या कहेंगे? तब हम बोलेंगे क्या कि आर्थिक विकास हुआ है। अब समझ में आ गया? हाँ दया जी, क्लियर है? हाँ, आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास में अब डिफरेंस क्लियर है? चलिए, तो जब यहां तक क्लियर है तो इसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे क्या कि विकास क्या है और विकास के क्या प्रारूप है। ठीक, देखिए, यदि हम विकास के प्रारूपों की बात करें कि विकास के प्रकारों की बात करें तो विकास को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। आप लोगों ने जरूर इनके बारे में सुना होगा। सबसे पहले को हम कहते हैं समावेशी विकास। सुना है? समावेशी विकास। व्हाट इज दिस समावेशी विकास? इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट।
इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक। दूसरा जो विकास का प्रारूप है इसको हम कहते हैं सतत धारणीय विकास। व्हाट इज द सतत धारणीय विकास? इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बात समझ में आया? समावेशी विकास और सतत धारणीय विकास। ठीक। जरा कहानी को समझिए। समावेशी विकास, समावेशी विकास के भी दो पहलू हैं। इसका पहला पहलू है डेवलपमेंट ऑफ ऑल, ऑफ ऑल, यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे सबका विकास। फिर नहीं, मुझे ये नहीं बोलिएगा क्या कि सर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का नारा दे रहे हैं, हो सकता है उन लोगों ने भी यहीं से कॉपी किया। ठीक ना, हम नारा नहीं दे रहे हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। ठीक। डेवलपमेंट ऑफ ऑल को हिंदी में क्या बोलेंगे? सबका विकास ही बोलेंगे ना, तो सबका विकास। और दूसरा इसका पक्ष है डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स, यानी कि सभी पक्षों में विकास। ठीक ना, सबका विकास और सभी पक्षों में विकास। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक। अब जरा समझिए समावेशी विकास की संकल्पना को, सबका विकास, इसको भी फर्दर दो पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला पार्ट हम क्या बोलेंगे कि विकास का लाभ सबको मिले, और दूसरा क्या है, विकास में सबकी भागीदारी हो। ठीक। विकास का लाभ भी सबको मिले और विकास में सबकी भागीदारी हो। अब जरा समझिए समावेशी विकास है क्या। समावेशी विकास का पहला जो आयाम है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल। डेवलपमेंट ऑफ ऑल का क्या मतलब है कि यानी कि विकास में विकास सबका हो। सबका होने का क्या मतलब है कि केवल पुरुषों का ही नहीं, महिलाओं का भी हो, दिव्यांगों का भी हो, मान के चलिए जो दिव्यांग है, ठीक ना, LGBTQ कम्युनिटी का भी हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का भी हो, वृद्धों का भी हो, सबका विकास हो, सबको विकास का फायदा मिले। ठीक ना, क्या हो जाएगा, पहला सबका विकास। अभी फायदा मात्र ही ना मिले, ऐसा नहीं क्या कि क्या है कि तुम उस क्या बोल रहे हो, खाली योजना चलाकर महिलाओं के लिए योजना चला दे रहे हो, दिव्यांगों के लिए योजना चला दे रहे हो, केवल वही नहीं, इनको विकास में भागीदार भी बनाओ। बात समझ में आ रहा? दोनों चीजें, ऐसा नहीं है क्या कि खाली जो है तुम उनको लाभ दे रहे हो, बोल रहे हो तुम्हारा तो हो रहा है ना, नहीं। मानवीय गरिमा के लिए क्या आवश्यक है, क्या कि खुद आप भागीदारी कर सके, तब आता है ना हमारे अंदर सेंस कि हम कुछ प्रोडक्टिव कार्य कर रहे हैं। तो समावेशी विकास का जो पहला आयाम है, जो सबका विकास की बात करता है, ये बोलता है क्या कि भारत या विकास की प्रक्रिया में सबको लाभ भी मिले और सबको भागीदार भी बनाया जा सके, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो LGBTQ हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, क्यों ना, सबको जो है वो विकास का भागीदार बनाया जाए। जब ये चीज होगा तो हम क्या कहेंगे, ये पहला पक्ष तो हो गया, डेवलपमेंट ऑफ ऑल। बात समझ में आ रहा? यहाँ तक क्लियर है? यानी कि अगर आर्थिक गतिविधियां ही है, पैसों की बात चल रही है ना, आर्थिक गतिविधि, तो सबको लाभ भी मिले, GDP जो बढ़ रही है तो उसका लाभ भी सबको मिले, और सबको भागीदार भी बनाओ GDP बढ़ाने में, सबके लिए रोजगार की आवश्यकता उपलब्ध कराओ, सबको जो है वो रोजगारों से जोड़ो। तो हम क्या बोलेंगे कि पहला पक्ष हो गया डेवलपमेंट ऑफ ऑल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरे पक्ष की बात करते हैं, डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है कि केवल आर्थिक विकास कर देने से काम नहीं चलेगा। बात समझ में आ रहा? केवल आर्थिक विकास कर देने से काम नहीं चलेगा। आप एक महिला को रोजगार से तो जोड़ दे रहे हैं, जो महीने का 1 लाख रुपया कमा रही है, लेकिन समाज में भी उसको दुत्कारा जा रहा है, परिवार में भी उसको दुत्कारा जा रहा है, तो क्या उसका विकास हुआ? नहीं ना। यानी कि विकास की जब हम बात कर रहे हैं, समावेशी विकास की, तो डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट, सभी पक्षों में विकास, यानी कि उसका विकास जो है वो आर्थिक आधार पर भी हो, उसका विकास जो है वो राजनीतिक आधार पर भी हो, उसको जो है वो राजनीतिक भागीदारी करने का भी अधिकार मिले, उसका विकास जो है वो सामाजिक अधिकार आधार पर भी हो, यानी कि उसको समाज में भी जो है वो गरिमा प्राप्त हो, समाज में भी जो है वो उसको प्रतिष्ठा मिले।
तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स हैज बीन इंश्योर्ड। समझ में आ रहा है? यानी कि खाली पैसा में बढ़ोतरी हो जाने से, खाली पैसा कमा लेने से डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट नहीं होगा। उसके लिए क्या है, सामाजिक विकास भी आवश्यक है, उसके लिए राजनीतिक विकास भी आवश्यक है। गेटिंग माई पॉइंट? ये बात समझ में आया? जब ये दोनों चीजें होंगी ना, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि समावेशी विकास हुआ है। नहीं तो हम समावेशी विकास नहीं बोल सकते। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अरे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक। तो आप जरा समझिए, समावेशी विकास की ये जो संकल्पना है ना, ये न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये जो समावेशी विकास की संकल्पना है, ये जॉन रॉल्स, बहुत फेमस जो है वो एक फिलोसोफर हुए हैं, जॉन रॉल्स, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जॉन रॉल्स। ठीक ना? इन्होंने क्या किया था, हिंदी में लिख लीजिए, जॉन रॉल्स। इन्होंने दिया था द आइडिया ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत इन्होंने दिया था। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत क्या है, जरा बात को सुनिएगा। A chain is as stronger as its weakest link। क्या दिया था इन्होंने थ्योरी? इन्होंने कहा कि a chain is as stronger as its weakest link। हिंदी में सुनिएगा, क्या था कि एक जंजीर उतनी ही मजबूत है जितनी की इसकी सबसे कमजोर कड़ी। ये लाइन सही है? हाँ? अब जरा सोच के देखिए, एक जंजीर जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? कई सारे कड़ों से मिलकर बनी होती है, ठीक ना? कई सारे कड़ों से ही तो मिलकर बनी होती है एक जंजीर। ठीक। अब जरा सोच के मुझे बताइए, इस जंजीर को क्या किया मैंने, पकड़ के खींचा दोनों तरफ से, ये जंजीर कहां से टूटेगी? ये जंजीर वहीं से टूटेगी ना जो कड़ा सबसे कमजोर है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस जंजीर की ताकत उतनी ही थी जितनी उस कड़े की ताकत थी। कह सकते हैं ना? सिमिलरली, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, इसी तरह से क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक समाज उतना ही मजबूत है या उतना ही समृद्ध है जितना कि उसका सबसे गरीब आदमी? ये लाइन समझ में आ रहा? हाँ? अरे जैसे जंजीर, जंजीर की ताकत वही थी ना जो सबसे कमजोर था, सबसे कमजोर कड़ी थी। तो वैसे ही एक समाज की ताकत का हम अनुमान भी तो इसी से लगा सकते हैं ना, कि एक समाज कितना समृद्ध है जितना कि उसका सबसे गरीब है। बात समझ में आया? अरे इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं ना, कि दो क्लास में मान के चलिए कंपटीशन चल रहा है, 5A सेक्शन और 5B, इन दोनों में सेक्शन में कंपटीशन चल रहा था क्या, कि कौन जो तुम किसके यहाँ ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे, ठीक ना? तो एक तो पढ़ने का पैमाना ये हो सकता है क्या, कि दोनों क्लास में जिसने टॉप किया है उन दोनों के मार्क्स कितने कितने हैं। अगर इसके 97% है, इसके 96% है, तो हम क्या बोलेंगे, 5A जीत गया। अगला तो ये पैमाना हो सकता है, लेकिन इसका एक पैमाना ये भी तो हो सकता है ना, कि जो लास्ट आया है उनकी मार्क्स क्या क्या है। 5A में जो लास्ट आया है और 5B में जो लास्ट आया है, इन दोनों के मार्क्स को कैलकुलेट करो। ठीक, तो मान के चलिए 5A में जो लास्ट आया है इसके परसेंटेज है 47%, और इसमें जो लास्ट आया है इसके परसेंटेज है 48%। अब एक बात बताइए, कौन सा समाज को दोनों क्लास में से कौन सा क्लास जो है वो ज्यादा कमजोर है? 47, इसके ज्यादा मार्क्स है ना। सिमिलरली क्या हम कह सकते हैं कि एक देश, कि 5A की जगह आप एक देश मान लीजिए, 5B की जगह एक देश मान लीजिए, एक राष्ट्र मान लीजिए, हम कह सकते हैं कि जिसका सबसे गरीब आदमी, उसको हम लेवल बना के हम अनुमान लगा सकते हैं कि कोई देश जो है वो कितना मजबूत है या कितना कमजोर है। बात समझ में आया? यानी कि एक समाज उतना ही मजबूत है जितना कि उसका सबसे कमजोर आदमी। अगर उसका उत्थान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे ना क्या, कि समाज का उत्थान हो रहा है। यानी कि ये जो समावेशी विकास का कॉन्सेप्ट है ना, ये अंत्योदय पर आधारित है। किस पर आधारित है? अंत्योदय। यानी कि उस अंतिम व्यक्ति का उदय करो, उसको भी विकास में भागीदार बनाओ, ठीक ना, उसको भी विकास का लाभ मिले, तब हम क्या कहेंगे कि उस समाज का विकास हो रहा है। यहां तक क्लियर हो रहा? ये पॉइंट समझ में आया, समावेशी विकास? हाँ, ये फिर से समझा दूं वो वाला, जॉन रॉल्स वाला, क्लियर है? हाँ, इनकी थ्योरी है वही, चेन इज एज स्ट्रॉन्गर एज इट्स वीकेस्ट लिंक। लिख लीजिए, एक जंजीर उतनी ही मजबूत है जितनी इसकी सबसे कमजोर कड़ी।
ठीक ना। ये है जॉन रॉल्स का सिद्धांत, और यही है क्या, अंत्योदय सर्वोदय का सिद्धांत जो हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था। अंत्योदय का सिद्धांत गांधी जी ने दिया था ना, तो वो भी इसी समावेशी विकास से जुड़ी हुई संकल्पना। समावेशी विकास समझ में आ गया ना। हाँ, ये समाज के सभी सबका विकास हो, एक लाइन में समझिए, और सभी पक्षों में विकास हो। क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये टॉपिक मैं बोल रहा हूँ ना, इससे में भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। मान के चलिए आप महिला संबंधित मुद्दे पर लिख रहे हैं, वहां आपको लिखना पड़ सकता है ना कि समावेशी विकास करने की आवश्यकता, महिलाओं को भी विकास का भागीदार बनाने की आवश्यकता है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझे रहिएगा, ये इससे में हेल्प करेगा। कई बार तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं इन टॉपिक्स पर, ठीक ना। चलिए दूसरा क्या था, एक तो समावेशी विकास हो गया, दूसरा क्या था, दूसरा था सतत धारणीय विकास ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जरा समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। सतत धारणीय विकास की संकल्पना को मैं एक एड के माध्यम से समझाता हूं। एक एड, एक टेलीविजन एड के माध्यम से मैं इसको समझाने का प्रयत्न करता हूं। तेरा बात को समझिएगा। आप लोगों में से कई लोगों ने वो एड देखा होगा, या आप लोगों ने नहीं अगर देखा तो कहानी को सुन लीजिए। क्या है कि एक बच्चा जो है ना, वो अपने पिता के साथ स्कूल से घर आ रहा है। ठीक, एक बच्चा जो है वो अपने पिता के साथ स्कूल से घर आ रहा है। तभी क्या होता है, अचानक से रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकती है। तो बेटा अपने पापा को बोल रहा है क्या कि पापा पापा मैं सोच रहा हूं बड़ा होकर क्या करूं, साइकिल की दुकान खोल। तो पिताजी उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो बेटा कह रहा है कि जैसे आप लोग ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी रोकने के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट किए हुए हैं, तो ऐसे में तो सारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा हमारे टाइम तक। ठीक, तो जब पेट्रोल ही नहीं रहेगा, डीजल ही नहीं रहेगा, तो लोग गाड़ी चलाएंगे ही नहीं, तो सब लोग तो साइकिल चलाएंगे। तो फिर हम क्या करें, हम इसीलिए साइकिल की दुकान ही खोल लेते हैं। मेरा बहुत बिकेगा ना। अब ये नहीं बोलिएगा क्या कि सर लग रहा है बड़ा इंटरप्रेन्योर था। ये ऐड देखा है। हाँ? एक बात बताइए, ये ऐड जो है ना, ये उसी सतत धारणीय विकास की संकल्पना पर आधारित है। बात समझ में आया। सतत धारणीय विकास क्या कहता है, सतत धारणीय विकास कहता है कि आप आज की जरूरतें अपनी पूरी कीजिए, लेकिन आज की जरूरतों को पूरी करने के क्रम में आप संसाधनों का ऐसे प्रयोग कीजिए कि आपकी भी जरूरतें पूरी होती रहे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचे। बात समझ में आ रहा, यानी कि सब कुछ खुद ही नहीं कंज्यूम कर जाना है। ठीक, यानी कि आप भी विकास कीजिए, विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता है, प्रकृति ने जो संसाधन दे रखे हैं उनका प्रयोग कीजिए आप विकास के लिए। लेकिन विकास के क्रम में इस चीज का ध्यान रखिए क्या कि इन जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में आप भविष्य की पीढ़ी के ये सारे जो है वो ना छीन। यानी कि सतत धारणीय विकास जो है वो इस संकल्पना पर आधारित है कि ये जो संसाधन हमें मिले हैं, ये पूर्वजों से हमें विरासत में नहीं मिले हैं, ये हमारे ऊपर कर्ज है जो हमें अगली पीढ़ी को चुकाना है। बात समझ में आया। ठीक, तो ये है सतत धारणीय विकास का कॉन्सेप्ट। लिख लीजिए, इस लाइन को लिख लीजिए कि यह इस संकल्पना पर आधारित है, यह इस संकल्पना पर आधारित है कि प्रकृति के संसाधन हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिले, विरासत में नहीं मिले, अपितु यह अपितु यह हमारे ऊपर कर्ज है जो हमें अगली पीढ़ी को लौटाना है।
ये बात समझ में आया? ठीक, ये है सतत धारणीय विकास की संकल्पना, यानी कि संसाधनों का ऊट पटांग दोहन ना करो। ऊट पटांग का क्या मतलब है कि जरूरत से ज्यादा इतना तेज उसका दोहन ना करो कि वो फिर से जो है वो रिगेन ही ना हो सके। बात समझ में आ रहा? ये है सतत धारणीय विकास। ठीक, यहीं से कहानी उठती है क्या आपके होमवर्क की। ठीक, सबसे पहला होमवर्क आपके लिए जो क्या है वो है कि आपको याद करना है सप्तऋषियों को। कौन है सप्तऋषि? कौन है जी सप्तऋषि? देख रहा, ये है सप्तऋषि। इन्हें जितना गंदा आएगा देख रहा, ऑफिशियल पेज पीआईबी का। इतना धीरे? ठीक, ये देखिए मैं सप्तऋषि किधर गया। ठीक, इस बार के बजट में सप्तऋषियों की चर्चा की गई है। जैसे कि हमारे यहाँ माइथोलॉजी में रहा है ना कि 7 ऋषियों ने जो है वो सृष्टि की रचना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सुना है ना? सप्तऋषि कश्यपो अत्रि भरद्वाज विश्वामित्रो अथ गौतम जमदग्नि वशिष्ठ सप्तेतई ऋषि स्मृता। ये 7 सप्तऋषि माने जाते रहे हैं। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, 7। ये 7 सप्तऋषि माने गए। सेम उसी कॉन्सेप्ट पर क्या है, इस बार के बजट में क्या प्रावधान किया गया है कि अमृत काल, इस बार के बजट में क्या कहा गया है? अमृत काल। अमृत काल क्या है? आजादी की 75वीं सालगिरह से लेकर 100वीं सालगिरह तक के टाइम पीरियड को हम क्या कह रहे हैं? अमृत काल। तो इसमें सरकार ने क्या कहा है कि इस अमृत काल में हमारे क्या लक्ष्य होंगे, किस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक ना? इसको गाइड कौन करेंगे? सप्तऋषि। 7 सप्तऋषियों की संकल्पना दी गई है कि इन 7 दिशाओं में हम आगे बढ़ेंगे, यही हमें अमृत काल में आगे लेकर चलेंगे। ठीक ना? ये 7 सप्तऋषि कौन है? 7 सप्तऋषि कौन है? इसमें से सबसे पहले सप्तऋषि है, देखिए कौन? समावेशी विकास। तो 7 सप्तऋषि में पहले सप्तऋषि का नाम ही है समावेशी विकास। ठीक, तो आज का पहला होमवर्क क्या है कि आपको ये 7 सप्तऋषि कंठस्थ होने चाहिए। बात समझ में आ रहा? आपको याद होने चाहिए कि 7 सप्तऋषि, पहले सप्तऋषि है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा है अवसंरचना एवं निवेश, चौथा है क्या कि अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से जो है वो उन्मुक्त कर देना, छठा क्या है, पांचवा क्या है? पांचवा है युवा शक्ति, छठा है हरित विकास और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। यही है 7। देखिए समावेशी विकास, आखिर व्यक्ति तक पहुंच, ठीक ना, अवसंरचना एवं निवेश, क्षमताओं को उन्मुक्त करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। अब जब मुझे याद है तो आपको भी याद होना चाहिए। इनका हम यूज करेंगे आगे आंसर राइटिंग वगैरह में जो है वो यूज करेंगे। पीटी में सीधे भी पूछा जा सकता है, बाकी मेंस में तो हम लोग यूज करेंगे ही ना। आप जरा सोच के देखिए, आप कोई भी उत्तर लिख रहे हैं उसके इंट्रो या कंक्लूजन कहीं पर भी आप इस चीज को डाल सकते हैं ना, क्या कि भारत के बजट में, भारत में बजट में सप्तऋषि की जो संकल्पना दी गई थी, ये दिख रहा सप्तऋषि, यहाँ देखिए गौर कीजिए, सप्तऋषि, सप्तऋषि की जो संकल्पना दी गई है उसमें समावेशी विकास है। कोई भी आंसर लिख रहे हो, मान के चलिए आप हरित विकास पर, आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आंसर लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं ना कि हरित विकास हमारे सप्तऋषि में से एक है, यानी कि अमृत काल में हमें इस पर बल देना है। ये रामबाण है, कई सारे टॉपिक्स में इंटीग्रेट होगा। कई सारे अलग अलग टॉपिक्स में इनका प्रयोग होगा। ठीक, तो ये आपको याद होने चाहिए सबसे पहली चीज। तो
क्लियर है? सब तरीके क्लियर हो गया ना? दूसरा देखिए आपका होमवर्क, आपका दूसरा है तब दूसरा है क्या कि आपको ये याद करना है एसडीजी के गोल्स, लक्ष्य याद करने हैं। एसडीजी लक्ष्य याद करने हैं। थोड़ा सा इमेज ज्यादा सुंदर नहीं आएगा? हाँ नहीं ठीक है, दिख रहा है, ठीक ना? दूसरा आपका होमवर्क है, आपको एसडीजी गोल्स याद करने हैं। एसडीजी गोल क्या है? सतत धारणीय विकास के लक्ष्य हैं। इसको किसने प्रमाउंट किया है? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनकी चर्चा की है और विश्व के सभी देशों से अपेक्षा है कि 2015 से लेकर 2030 के मध्य इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में वो काम करेगी। बात समझ में आया? ये 17 लक्ष्य। फिर रामबाण है, आपको जरा भी अंदाजा नहीं है, पेपर 1 से लेकर पेपर 4, 5 जहां तक हर पेपर में ये यूज होंगे। बात समझ में आ रहा? आपको याद होना चाहिए, सीधे पीटी में पूछा जा रहा है कि ये सतत विकास लक्ष्य है कि नहीं है। देखना आगे जब हम लोग देखेंगे ना यूपीपीसीएस यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, सीधे पीटी हो मेंस हो हर जगह क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर सीधे क्वेश्चन ना भी पूछे तब भी क्या कर सकते हैं आप, दूसरे क्वेश्चन के आंसर में, इनसे संबंधित किसी क्वेश्चन के आंसर में आप इनको कोट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मेरे साथ जो है वो दोहराइए। देखिए सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है नो पॉवर्टी, यानी कि शून्य गरीबी। ठीक ठीक ना, नो पॉवर्टी, कोई गरीब नहीं। ठीक, नो पॉवर्टी पहला। अब जरा आप सोच के देखिए, आप गरीबी पर कोई भी उत्तर लिख रहे हैं, है ना, सोशल इशू वाले में गरीबी सेगमेंट है ना, तो गरीबी पर आप कोई भी उत्तर लिख रहे हैं, आप जरा सोच के देखिए, आप आराम से उसके कंक्लूजन में नहीं डाल सकते हैं क्या कि अगर भारत जो है वो गरीबी को दूर करने की दिशा में प्रयत्न करेगा तो क्या हो जाएगा, भारत सतत विकास लक्ष्य 1 की प्राप्ति की दिशा में भी उन्मुख होगा। मेरी ये बात समझ में आ रही है? हाँ, ये पॉइंट समझ में आया? ठीक, तो पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर यानी कि शून्य भुखमरी, तीसरा है हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य एवं खुशहाली, चौथा क्या है क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा क्या है जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। आप जरा सोच के देखिए, महिला से संबंधित किसी मुद्दे पर लिख रहे हैं, आप आराम से डाल सकते हैं ना, क्या कि यदि महिलाओं की दिशा में अगर हमने प्रयत्न नहीं किया, महिलाओं के उत्थान की दिशा में प्रयत्न नहीं किया, तो हम एसडीजी 5 के जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने की दिशा में विफल रह जाएंगे, या हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा? महत्व कैसे यूज करना है मैं वो भी सिखा रहा हूं, खाली आपको डेटा ही नहीं दे रहा हूं, कैसे प्रयोग करना है वो भी सिखा रहा हूं। आप शिक्षा पर कोई भी उत्तर लिख रहे हैं, आप उसमें डाल सकते हैं ना एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, ये सतत विकास लक्ष्य नंबर 4 है। तो यदि भारत जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति लागू कर रहा है, तो इसके माध्यम से क्या है कि हम इस विकास के लक्ष्य, इस सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। दिख रहा? रामबाण है, याद रखिए एकदम, मतलब ऐसे याद होना चाहिए कि रात को 12 बजे कोई उठा के मुझे बताओ 10वां नंबर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी आप एक्चुअल एग्जाम में यूज कर पाइएगा। ठीक, अभी दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाके दिखाऊंगा कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। पांचवा क्या हो गया? पांचवा हो गया लैंगिक समानता। छठा क्या है? ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, पेयजल एवं क्या है स्वच्छता। सातवां है क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, यानी कि सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण, मतलब अफोर्डेबल, ठीक, क्लीन साफ और क्या है सस्ती ऊर्जा। अब जरा सोच के देखिए, आप सोलर पावर, विंड पावर, इन सब पर कोई भी आंसर लिख रहे हो, न्यूक्लियर पावर, आप आराम से उसमें से डाल सकते हैं ना। क्या एक एसडीजी गोल भी है क्या कि क्या करो क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी इंश्योर करो। बात समझ में आया? सातवां, आठवां क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक समृद्धि करना, ये भी एक गोल है। तो भारत 5 में से अब चौथे पर पहुंचेगा, ये भी लक्ष्य है। पेपर 3 का आंसर लिख रहे हैं, आप जरा सोच के देखिए, आप पेपर 3 में आंसर लिख रहे हैं, आप आराम से इसको डाल सकते हैं कि नहीं वहां? ठीक, क्लियर है? गरीबी, आप पेपर 1 में आंसर लिख रहे हैं, आप वहां डाल सकते हैं कि नहीं? ठीक, तो चलिए क्या हो गया? 8वां हो गया डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9वां क्या है? इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, है ना, नवाचार, निवेश एवं अवसंरचना। आप एक बात बताइए, स्टार्टअप पर आंसर लिख रहे होंगे, नवाचार, नवाचार को बढ़ावा देना एक एसडीजी गोल है, ठीक ना, एक सतत विकास लक्ष्य है, लक्ष्य नंबर 9।
अब समझ में आया क्यों भारत में स्टार्टअप स्टैंड अप, आप लिख रहे हैं आराम से इनको मेंशन कीजिए। 10वां क्या है? 10वां है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, असमानताओं को कम करना। तो जितना भी जो है वो स्त्री पुरुष लैंगिक असमानता, धर्म आधारित असमानता, इन सब की जब हम बात करेंगे आप आराम से इसको पॉइंट के रूप में डाल सकते हैं ना। दिख रहा? 10वां रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, घटती हुई असमानता। 11वां क्या है? सस्टेनेबल सिटीज, सतत शहर, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी कि शहरीकरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका निदान करना। अरे वो जो स्लम है, झुग्गी झोपड़ी वगैरह वाली जो समस्या है उनका निदान करना, ये किसके अंतर्गत आएगा? 11th नंबर। 12th क्या है? रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, यानी कि उत्पादन ऐसे करो जो समाज को बहुत ज्यादा प्रभावित ना करे। बात समझ में आना? रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक। ये हो गया 12वां। 13वां क्या है? क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु पर क्या करना है? क्रिया, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक ना। आप देख रहे हैं आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी पर आंसर लिख रहे होंगे, वहां पर भी ये यूज हो जाएगा। क्लियर है? क्लाइमेट एक्शन 13वां की क्या है? जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इस पर कार्य करने की हमें आवश्यकता है, ठीक। इसके बाद 14 क्या है? लाइफ बिलो वाटर, यानी कि पानी के अंदर जो है जो जीव रह रहे हैं उनके जीवन का संरक्षण करना, ठीक ना। कई सारे आंकड़े कह रहे हैं ना कि 2050 तक विश्व के समुद्रों में मछलियों के वजन से ज्यादा प्लास्टिक होगा। बात समझ में आया? मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। हम जो भी प्लास्टिक फेंक रहे हैं, देख रहे हैं ना, देखिए ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, दिखाता हूं, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, देख रहा? नाम खुद ही आ गया, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, देख रहा? इस इमेज को देखिए, प्रशांत महासागर है, आइलैंड जैसे बन गए हैं, द्वीप जैसे बन गए हैं, इतने सारा जो है वो प्लास्टिक जमा होता चला गया, ठीक ना। मतलब दूर आइलैंड जैसा बन गया है, दिख रहा? ये है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, दिख रहा? सब जमा होते 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 इतना सारा। अब जरा इसे जरा देखिए क्या हो रहा है, जीव जंतु मर रहे हैं। देखते हैं ना, अक्सर आप लोग सुनते हैं ना कि कोई व्हेल मछली मर के आई, जब देखा गया बाद में तो पता चला क्या कि उसके पेट में जो है वो क्या है? प्लास्टिक था, मर गई, गलती से मुंह में चला गया, ठीक। तो क्या है? हमें लाइफ बिलो वाटर, यानी कि क्या है कि जो जीवन समुद्र में है या फिर जलीय जीवन है उसको सुरक्षित रखने की भी आवश्यकता है, ठीक ना। अब साबुन क्रीम तो जो सुबह सुबह क्या करते हैं, फेस वॉश करते हैं, उसमें भी माइक्रो बीड्स होते हैं ना प्लास्टिक के, ठीक ना। आपने माइक्रो बीड्स किया, क्या हुआ? वो पानी में गया, उसको क्या किया? मछली ने खाया, फिर आप मछली को आपने खाया, मस्त फ्राई करके खाया, वो नहीं पता मुझे, लेकिन खाया, ठीक ना। एक बात बताइए, आपका पाप घूम के अभी के पास आया ना। हाँ, तो क्या है? लाइफ बिलो वाटर, ये है 14वां। 14th जो है वो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 15th क्या है? लाइफ ऑन लैंड, यानी कि धरती पर जो जीव रह रहे हैं। आप लोग अक्सर सुनते हैं ना कि फला जीव जो है वो संकटग्रस्त हो गया है, वो विलुप्ति की कगार पर है, तो यानी कि जैव विविधता का संरक्षण करना, कौन सा गोल हो गया? 15। 16 क्या है? पीस जस्टिस, यानी कि वैश्विक स्तर पर शांति हो, न्याय की स्थापना हो, ठीक। रशिया यूक्रेन वॉर आप आंसर लिख रहे हैं, आप उसमें डाल सकते हैं ना कि 16th एसडीजी क्या कहता है कि वैश्विक स्तर पर शांति हो, न्याय की स्थापना हो, ठीक ना। ऐसा नहीं हो क्या कि अमेरिका जो कह दिया वही हो जाएगा। न्याय, न्याय मतलब का क्या मतलब है? सबको बराबरी का अधिकार मिले ना, ठीक। आप इन सारे मुद्दे, अंतरराष्ट्रीय रिलेशन, आप देखिए इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 2 में है, आप वहां भी यूज कर सकते हैं इसको। और 17th और लास्ट क्या है? लक्ष्य कि पार्टनरशिप फॉर गोल्स। क्यों? क्योंकि ये सारे लक्ष्य जो है वो केवल एक के प्रयास से तो पूरे होने वाले नहीं है, इसके लिए क्या करना होगा? सबको साथ आना होगा ना, तो पार्टनरशिप फॉर गोल्स। क्लियर है? बात समझ में आया? और जब मुझे याद है तो आपसे भी अपेक्षा है कि आप याद करके आइएगा, ठीक। बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने प्रयोग करने का तरीका भी बताया आपको कि इनको कैसे यूज करना है। यहां तक क्लियर है ना? ठीक। तो हमने सप्तऋषि भी देख लिया, सप्तऋषि के भी याद करना है और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी याद करने हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए, जब यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक देख लेते हैं। क्या है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, क्षेत्र जरा बात को समझिएगा। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी,
देखिए, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज में और आर्थिक गतिविधियों का समय के साथ धीरे धीरे उद विकास होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इवॉल्व विद पैसेज ऑफ टाइम। बात समझ में आ रहा? इवॉल्व विद पैसेज ऑफ टाइम मतलब क्या है? मतलब है कि आर्थिक गतिविधियों का समय के साथ उद विकास हो रहा है। ठीक, आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? जिसके माध्यम से आदमी अपना गुजर बसर करता है। तो देखिए, बिल्कुल यदि हम आदिम समाज में जाएं तो क्या होता था? वहां आखेट और संग्रहण होता था। आखेट एवं संग्रहण। आप लोगों ने सुना होगा ना कि वो जो पाषाण काल में जो लोग रहते थे वो क्या करते थे? पेट भरना है, पेट भरना है तो क्या, किसी जानवर को मार दिया, कुछ जो है वो कंदमूल फल वगैरह निकाल लिया। तो आखेट और संग्रहण, हंटिंग एंड गैदरिंग, इसको क्या कहते हैं? हंटिंग एंड गैदरिंग। सबसे पहले यही होता था ना, अगर हम किसी भी समाज के एंशिएंट में जाए तो स्टार्टिंग यही से होती है। ठीक, फिर इसके बाद अगला जो चरण आया इसको कहते हैं हम पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन आया, यानी कि समाज में जो है वो पशुपालन प्रधान हो गया। लोग जो है वो क्या करने लगे? पशुओं का पालन करने लग गए। ठीक ना, उनको खाल भी लेते थे, उनसे दूध वगैरह प्राप्त करते थे। तो पशुपालन की दूसरी आर्थिक गतिविधि प्रमुख हुई। ठीक ना, पशुपालन के दौर के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे जो है वो बागवानी की तरफ शिफ्ट हुआ। बागवानी, हॉर्टिकल्चर, यानी कि लोग क्या करने लगे? पेड़ पौधे लगाने लग गए और उनसे फल प्राप्त करने लग गए। बात समझ में आ रहा? दिख रहा? आर्थिक गतिविधियों का उद्विकास। ठीक, उद्विकास होता है, अचानक से नहीं आते हैं सारी आर्थिक गतिविधियां, धीरे धीरे एक के बाद एक, एक के बाद एक, धीरे धीरे आती। जब बागवानी आई तो बागवानी के बाद धीरे धीरे लोग जो है वो किस ओर बढ़े? कृषि की ओर। पहले ये प्राकृतिक कृषि थी, प्राकृतिक कृषि, यानी कि कहीं जो है वो क्या किया, कुछ बीज वगैरह छीट दिया, वहां पर कुछ उग गया अनाज वगैरह, उससे जो है वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। यानी कि देखा, ये अगला चरण है, आखेट संग्रहण, फिर उसके बाद पशुपालन, फिर बागवानी, फिर कृषि, प्राकृतिक कृषि। इसके बाद जो अगला चरण आता है इसको कहते हैं सिंचित कृषि। चाहे तो इन दोनों को एक में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो इन दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक कृषि बड़ा चरण है तो इसीलिए मैंने इसको दो भाग में बांट दिया। प्राकृतिक कृषि में क्या है कि ये लोग जो है वो पाइप वगैरह से अलग से जो है वो सिंचाई नहीं करते थे। जहां आपको दिख रहा है, लग रहा है कि तो वहीं पर कुछ बीज छीट दिया, अपना जो है वो किया। लेकिन दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं? ये प्लान कर रहे हैं प्रॉपर कि अच्छा पानी यहां से लाऊंगा, ऐसे नल बनाऊंगा, ऐसे जो है उसमें वो क्यारी बनाऊंगा। तो सिंचित कृषि, इसीलिए इसको अलग चरण बताया। देखना, कृषि के बाद के चरण में क्या आता है? धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का रुझान उद्योगों की तरफ बढ़ता है, उद्योग क्षेत्र की ओर अर्थव्यवस्था बढ़ती है। यहां तक बात समझ में आ रहा? पर इसी उद्योग के बाद कौन सा? सेवा क्षेत्र देखने को मिलता है, सर्विस सेक्टर। बात समझ में आया? ये भी उद्योग के बाद कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। देख लीजिए, आप किसी भी समाज को पलट के देख लीजिए, हर समाज में आपको अर्थव्यवस्था में इसी तरह से क्या देखने को मिलेगा? उद्विकास देखने को मिलेगा। एक चरण के बाद दूसरा चरण आता रहा है निरंतर। हर समाज में आपको आखेट एवं संग्रहण से बात शुरू होगी, पशुपालन, बागवानी, प्राकृतिक कृषि, सिंचित कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। बात समझ में आया? इस पूरे उद विकास के प्रक्रम में ऐसा नहीं है क्या कि एक को दूसरा जो है वो पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर देगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक का महत्व या फिर एक का परसेंटेज जो अर्थव्यवस्था में पहले ज्यादा था ना, उसका स्थान कोई दूसरा नहीं। बात समझ में आ रहा? इस बात को समझिए। जैसे मान के चलिए, जब ये दौर चल रहा था, आखेट एवं संग्रहण का दौर चल रहा था, तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम जो है वो किसी एक समाज के 100% लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? आखेट एवं संग्रहण ही कर रहे हैं। तो यानी कि अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख क्या है? आखेट एवं संग्रहण है। अब उसके बाद जब पशुपालन आया तो ऐसा थोड़ी हो गया कि आखेट एवं संग्रहण बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, है ना? लेकिन क्या है? पशुपालन प्रमुख हो गया। 50% से ज्यादा लोग अगर पशुपालन करने लग गए तो हम क्या कहेंगे कि अर्थव्यवस्था आखेट एवं संग्रहण से पशुपालन की ओर बढ़ गई है। बात समझ में आया? लेकिन आखेट एवं संग्रहण जो है वो पूरी तरह से समाप्त थोड़ी हो जाएगा। बात समझ में आया? आज भी होता है, वही बताऊंगा, ठीक ना? अब जरा सोच के देखिए, अब ऐसे ही पशुपालन में ज्यादातर लोग हैं, लेकिन फिर क्या हो गया? ज्यादातर लोग जो है वो बागवानी करने लग गए। लेकिन ये दोनों भी चल रहा है, लेकिन कम लोग कर रहे हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे कि अर्थव्यवस्था बागवानी की तरफ शिफ्ट हो गई। सिमिलरली बागवानी के साथ साथ अगर लोग कृषि करने लग गए,
अगर ज्यादा लोग कृषि करने लग गए या अर्थव्यवस्था में टोटल जितना उत्पादन हो रहा है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कृषि का है, तो हम क्या बोल देंगे कि नाउ द इकोनॉमी हैज मूव्ड टुवर्ड एग्रीकल्चर, या फिर हम कह सकते हैं कि यह एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। बात समझ में आया? ठीक। अब जरा देखिए, कृषि के बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था जो है वो उद्योग की तरफ बढ़ती है। अब उद्योग की तरफ बढ़ने का ये मतलब थोड़ी है कि कृषि बंद हो जाएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। उद्योग के माध्यम से आपका पेट थोड़ी बढ़ेगा, पेट भरने के लिए तो आपको कृषि चाहिए ही ना। लेकिन उद्योग की तरफ बढ़ने का क्या मतलब है कि एक देश की पूरी अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान कृषि से ज्यादा हो गया, ज्यादा लोग उद्योग पर निर्भर हैं। बात समझ में आ रहा? तब हम क्या बोलेंगे कि वो अर्थव्यवस्था इंडस्ट्रियल है। बात समझ में आ रहा कि नाउ दैट इकोनॉमी इज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, वह उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था। ठीक। और ऐसे ही जब उद्योग के बाद किसी अर्थव्यवस्था का किस तरफ रुझान बढ़ता है, सेवा क्षेत्र की ओर, तो हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है। यानी कि यह देश जो है वो अब सेवा आधारित है। जैसे कि आज विश्व के जो है वो ज्यादातर देश आपको सेवा आधारित दिखेंगे, ठीक ना। ज्यादातर देश आपको कौन से दिखते हैं, सेवा क्षेत्र आधारित। अब जरा देखिए इंडिया की कंडीशन, इंडिया में आपको ये सारे देखने को मिलेंगे, सारे देखने को मिलेंगे। ठीक। यानी कि ऐसा थोड़ी आज भी हम भारत के बहुत सारे जनजाति हैं जिनमें आखेट एवं संग्रहण चलता है। चले जाइए अंडमान निकोबार, सेंटिनलीज नाम सुना है? हाँ, मत जाइएगा उनके पास, ठीक ना। आपको मस्त फ्राई करके खा जाएंगे। मतलब वो जो है जो क्या करते हैं, मार देते हैं, मतलब लोगों एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ जो है वो इंटरेक्शन नहीं करते हैं सेंटिनलीज, ठीक ना। अभी आप लोगों ने सुना होगा 2019-20 में जो है वो कोई एक अमेरिकी आदमी गया था, उसको मार दिया था, ठीक ना। सेंटिनलीज एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ जो है वो किसी भी प्रकार का वो नहीं रखना चाहते। देख रहा, ये है सेंटिनलीज, ये देखिए जिंगालाला वाले, पता नहीं कहाँ पहनते हैं कहाँ नहीं पहनते हैं। हाँ, मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ जो है वो इंटरेक्शन नहीं पसंद करते, जनजाति है, ठीक ना। बहुत कम है संख्या, अब तो धीरे धीरे जो है वो विलुप्ति की कगार पर है, ठीक ना। हाँ, धीरे धीरे अब चेंज लाया जा रहा है, लेकिन मतलब मैं बता रहा हूँ अभी भी ऐसी जनजातियां हैं जो आखेट और संग्रहण के माध्यम से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, ठीक ना। क्या? हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, धीरे धीरे अब क्या जा रहा है। यहाँ तक बात समझ में आया? तो आखेट एवं संग्रहण आज भी देखने को मिलता है, आज भी पशुपालन देखने को मिलता है, बागवानी देखने को मिलती है, कृषि देखने को मिलती है, ये सारी चीजें आज भी हमें देखने को मिलती है ना। यानी कि क्या है, भारत में ये सारी चीजें मौजूद है। लेकिन देखिए भारत में क्या है, हम बोलते तो है कि भारत जो है वो एक कृषि आधारित समाज है, क्योंकि भारत की 50% से अधिक आबादी जो है ना वो कृषि पर निर्भर है। हम क्या बोलते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश बोलते हैं ना। ठीक। क्यों? क्योंकि भारत की आज भी 50% से अधिक आबादी जो है वो कृषि पर आधारित है। तो इस कारण से हम क्या कह देते हैं कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन यदि हम बात करें देश की जीडीपी में, तो देश की जीडीपी में, भारत की जीडीपी में ये देखिए, ये है आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक, ये सब बताऊंगा आप लोगों को, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण सुन रखा होगा, ये सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं, भारत सरकार के डेटा है। तो हम लोग जो भी डेटा पढ़ेंगे ना वो सारे हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पढ़ेंगे, इधर उधर के डॉक्यूमेंट से नहीं पढ़ेंगे। इंटरनेट ओपन सोर्स है, कोई कुछ लिख सकता है। ठीक, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण है। अब जरा देखिए इस आर्थिक सर्वेक्षण में मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं, अरे ये मेरे को इससे पिछला वाला चाहिए, ये इससे पिछला वाला आ गया। ये देखिए, यद्यपि भारत जो है वो एक कृषि आधारित समाज है, यानी कि भारत में जो है वो कृषि प्रधान है। क्यों हम बोलते हैं कृषि प्रधान? क्यों? क्योंकि भारत की 50% से ज्यादा आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है।
लेकिन देश की जीडीपी में बताऊंगा, जीबीए क्या होता है ये सब बताऊंगा कल की क्लास में। अभी बस इतना समझ लीजिए, जीबीए बराबर जीडीपी, एक सेकंड के लिए मान लीजिए। लेकिन देश की जीडीपी में देखिए एग्रीकल्चर का योगदान कितना है, मात्र 20%, जबकि सर्विस यानी कि सेवा क्षेत्र, इंडस्ट्री का क्या मतलब हो गया, उद्योग, इसका योगदान कितना है, बात समझ में आया। तो यदि हम जीडीपी के बेसिस पर देखें तो भारत की कुल जीडीपी का 50% से ज्यादा किस क्षेत्र से आ रहा है, सेवा क्षेत्र से आ रहा है, ठीक ना। तो अगर हम इस बेसिस पर देखें तब तो भारत जो है वो सेवा क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था प्रतीत होती है। लेकिन हम देखें क्या कि कितने लोग जो है वो आश्रित है किस क्षेत्र पर, तो आज भी भारत की 50% से अधिक आबादी जो है वो किस पर आधारित है, कृषि पर। ये बात समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया, ठीक ना। तो खैर हम लोग आगे की क्लास में जो है जब हम एग्रीकल्चर में पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि इसी कारण से क्या है भारत में कृषि में गरीबी देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि लोग ज्यादा है कृषि पर आधारित और जीडीपी में योगदान बहुत कम है। बात समझ में आ रहा ना। तो एक रोटी यदि 10 लोगों में बटेगा तो सबको हिस्सा तो कम ही मिलेगा ना, ठीक। तो उस टाइम जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से ये समझ में आ रहा है आपको कि एक अर्थव्यवस्था में जो है वो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, हर क्षेत्र का जो है वो अलग अलग महत्व होता है। जब उद्विकास होता है ना अर्थव्यवस्था का, तो उस उद्विकास के क्रम में क्या होता है, एक क्षेत्र के महत्व को दूसरा क्षेत्र जो है वो कम करता है, लेकिन पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं करता। ये बात समझ में आई? अरे यहां तक क्लियर हो रही है मेरी बातें, ठीक ना। तो ये है आपके अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र। यहां तक मजा आया? चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रोकते हैं, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र। कल जो है वो हम लोग पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले हैं विधिवत, जो कि क्या है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, कल की क्लास में बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी कैलकुलेशन के क्या विविध तरीके हो सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में कल हम पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। आज की क्लास में हम लोग यही विराम देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी, और बाकी कल हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।